सरकार का तीसरा अंग है न्यायपालिका जुडिशरी। और ये जो न्यायपालिका है उसके अंदर हम केंद्र सरकार पढ़ रहे हैं, तो न्यायपालिका में हम किसको पढ़ेंगे बताओ? सर्वोच्च न्यायालय को पढ़ेंगे। सर्वोच्च न्यायालय। अगला अपना मामला है सर्वोच्च न्यायालय का, कि ये क्या होती है, किससे बोलते हैं हम लोग सर्वोच्च न्यायालय को, और क्या बोलते हैं हम लोग? उच्चतम न्यायालय बोलते हैं, उच्चतम न्यायालय, और अंग्रेजी के अंदर इसको सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो ये जो ऐसी है उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि ये क्या चीज है। अब देखो, पढ़ने से पहले कुछ चीजें तुम्हारे विचार में होनी चाहिए जो मैं चाहता हूं कि आप इस पर विचार करो। आप सुप्रीम कोर्ट पढ़ रहे हो, सोचे तो बहुत बोरिंग मामला है ना, और यदि सोचे तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। हालांकि बहुत सारे विद्वानों ने कहा कि कभी कोर्टों के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहिए, चाहे वो व्हाइट कोट हो डॉक्टर का, और चाहे वो ब्लैक कोट हो वकील का, और चाहे ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, इनके चक्कर में पढ़ना ही नहीं चाहिए। और भी कई कोर्ट बताए गए हैं। हाँ, लेकिन फिर भी मान लो पढ़ ही जाए, कोई मान लो पड़ोसी पढ़ जाए, है पड़ोसन का चक्कर पड़ जाए, तो फिर हमें इन चीजों को सुधारने के लिए इनकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं चाहता हूं कि एक पढ़ा लिखा आदमी या एक जो विद्वान है, जो मतलब अपने आप को ये मानता है कि यार मैं थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हूं समाज में, तो उसके लिए चीजें जरूरी है, समाज में रहने के हिसाब से बहुत जरूरी है। इसलिए आप इसको थोड़ा तरीके से देखना, तब आपको ये दिमाग में अच्छी बैठ जाएगी। और इसमें हम लोग देखेंगे, आपको ये नॉलेज होगा कि कौन सा केस कहाँ ले जा सकते हैं, हमारी न्यायपालिका के जो मामले हैं उनको लेकर के चीज़ें होंगी, जो आज नए नए फैसले आते हैं, है ना, कई केस कहाँ चले जाते हैं। ये राहुल गांधी का जो मामला चल रहा है उसको लेकर के केस कहाँ हो रहा है, उसकी न्यायपालिका, उसके जो सदस्यता निरस्त कर दी, मानहानि का केस था, कभी सुप्रीम कोर्ट जाता है, कभी हाई कोर्ट, ये क्या चल रहा है, ये सारा मामला तुम्हें समझ में आएगा। तब आप न्यूज़ पढ़ोगे तो आपको और भी अच्छा लगेगा। तो सुनो, देखो इनको ध्यान से, क्या था ये मामला, कहाँ से कैसे चला वो देखना। तो देखिए, न्यायपालिका की अपन बात करते हैं, तो मैंने आपको बता दिया था कि ये न्यायपालिका हमारे यहाँ अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 124 से लेकर कहाँ तक है? 147 तक। आपको याद है, मैंने आपको पहले कभी याद करवा दिया था कि 1, 2, 3 जो था, 1, 2, 3 राष्ट्रपति का अध्यादेश, उससे अगले जो 24 अनुच्छेद थे, है ना, 23 में जो है वो, इसमें प्लस 23 किया था हमने 124 के अंदर, 124 में प्लस 23 किया था, तो कितना आया था? 147। और ऐसे ही अपनी हाई कोर्ट थी जो 2-1-3 से थी, और 2-1-3 से अगला अनुच्छेद कौन सा था? 214। और 214 में जब हम लोग कितना जोड़ते हैं? 23, तो कितना आता था? 237। यहाँ अपनी हाई कोर्ट थी, ये हाई कोर्ट का अनुच्छेद था और ये सुप्रीम कोर्ट का अनुच्छेद था। तो ये दोनों अनुच्छेद कम से कम याद है। अब हम इन अनुच्छेदों को लेकर के बात करेंगे कि कहाँ क्या लिखा हुआ है, एक एक अनुच्छेद की बात होगी। अब आपको इसमें सारे अनुच्छेद याद हो ना हो, लेकिन कुछ ऐसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जो आपको याद होने चाहिए। आज जो मामला चल रहा है कॉलेजियम कार्य, इन सबको लेकर के, है ना, आज न्यायपालिका को लेकर काफ़ी चर्चा में है, इनके जजों की नियुक्ति को लेकर के काफ़ी बहुत तगड़े मामले उठ रहे हैं। तो ये सारी बातें तुम्हें जानकारी में हो, इसलिए इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्लियर? तो सुनो, फिर देखो यहाँ पर हम लोग इसके लिए चलते हैं। तो अपना जो PDF थी वो कहाँ है? इसमें मिलेगी है। ये अपना सुप्रीम कोर्ट है, इसको लेकर के अपन थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो याद रखना 124 से शुरू हो रही है, ठीक है। 124 से यदि सुप्रीम कोर्ट शुरू हो रही है तो आपको इसमें कुछ चीजें जो है वो और ध्यान रखनी है। इसमें पेन कहाँ से आएगा? हाँ, ये रहा, ठीक है। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले तो बात ये थी, पर ये ऊपर नीचे नहीं हो रहा, फिर चलो कोई नहीं, देखते हैं इसको। अभी तो एक तो करते हैं, फिर बाद में देखेंगे। देखो, हमने देखा सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 124 से कहाँ तक? 147। एक एक अनुच्छेद की बात करते हैं, 124 से शुरुआत करते हैं हम लोग।
124 से यदि हम शुरुआत करेंगे तो जाहिर सी बात है सबसे पहले किसी को बनाया जाता है, भाई ये होगी। जैसे 52 से राष्ट्रपति शुरुआत था तो राष्ट्रपति होगा, 63 से उपराष्ट्रपति शुरुआत था तो उपराष्ट्रपति होगा, 79 से पार्लियामेंट शुरू हुई थी तो पार्लियामेंट होगी। ऐसे 124 से यदि सुप्रीम कोर्ट शुरू हो रही तो वो क्या उसको बनाया गया कि वो होगी, न्यायपालिका होगी। लेकिन देखो न्यायपालिका बहुत कुछ होता है, न्यायपालिका कैसी होगी, है ना। न्यायपालिका 79 में संसद होगी तो उसको बताया गया संसद क्या होती है, देखो लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति तीनों को मिलकर के है। अब ऐसे ही न्यायपालिका किसको मिलकर बनी होती है, हमने कई बार देखा सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, है ना, तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला इसका मतलब वो सुप्रीम कोर्ट की जो बिल्डिंग थोड़ी फैसला देती है, वहां पर कौन फैसले देते हैं, वहां पर जज लोग फैसला देते हैं। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट यदि बनी होती है किन को मिला करके बनी होती है, जजों को लेकर बना मिलती है। तो जज जो फैसला देते हैं वो, इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट जब बनाएंगे ना तो जजों के साथ बनाएंगे हम। कितने जज होंगे जो सुप्रीम कोर्ट में काम करेंगे, उनको लेकर के, उन सारे जजों को। आज वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में कितने जज हैं ये भी एक बहुत बड़ी बात है ना। तो इसलिए ये सारी बातें 124 से ही शुरू हो जाएंगे। बहुत कुछ था उसमें, तो इसलिए 124 में क्या किया गया, अलग अलग सेक्शन बना करके लिखे गए। 124(1), 124(2), 3, 4 ऐसे करते हुए अलग अलग बातें बताई गई हैं उन जजों के बारे में, बहुत सारी बातें। लेकिन उससे पहले एक और बात याद रखना, देखो यहाँ पर लिखी हुई है बहुत बढ़िया बड़ी बात कि हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई है। ये बहुत बड़ा दिन है जो कई बार एग्जाम में पूछा गया, इसको याद रखना कि 28 जनवरी सन 1950 को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। हमारे सुप्रीम कोर्ट को इस दिन बनाया गया और यहाँ संविधान बनने के बाद इसको एक बनाया गया था। हमारे यहाँ पर एक मुख्य न्यायाधीश थे, पहले मुख्य न्यायाधीश, जिनका नाम था हीरालाल जेकानिया। हीरालाल जेकानिया, ये जो हीरालाल जेकानिया है ये देश के पहले चीफ जज बने थे, नंबर 1 के। उसके बाद अलग अलग बढ़ते गए और आज जो है वो कितने नंबर के बन गए, 50 नंबर के बन गए। 1 से लेकर के 50 तक हम लोग यात्रा कर चुके हैं। तो यहाँ बड़ी बात यह है कि ये बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पर ये बनाएगी। लेकिन क्या ये जो सुप्रीम कोर्ट हमने बनाई वो इसी समय बनाई है, हमारे पास पहले से ही थी अंग्रेजों के समय में? अंग्रेजों के समय में हमारे पास थी, है ना। जो हाई कोर्ट वगैरह थी उनको कंट्रोल करने के लिए एक सुप्रीम कोर्ट बना रखी थी। और वो जो सुप्रीम कोर्ट बनाई अंग्रेजों ने, वो देखो कब बनाई थी, एक अधिनियम लेके आए थे ये लोग, और वो अधिनियम था यहाँ 1935 का। ये अधिनियमों की जब बात होगी तब उस समय थोड़ा सा और बात करेंगे, इतिहास की बातें हैं ये थोड़ा सा पहले की। और ये संविधान का एक इतिहास है जिसमें बताया गया है कि 1935 के अंदर एक अधिनियम आया जिसमें सुप्रीम कोर्ट बनाएगी अंग्रेजों के द्वारा। लेकिन जब हमने उसको संविधान में जोड़ दिया तो संविधान के अनुसार इसकी स्थापना कब की गई, तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना को लेकर के दो समय दोनों याद रखना, एक तो किस अधिनियम के द्वारा, तो कब बताना है, और जब ये तारीख पूछे तो ये बताना है। कई बार ये 28 की जगह देखो 26, 25 ऐसे दे देता है पास में ऑप्शन के अंदर, कई बार दे रखा है, तो इसको याद रखना। अब फिर शुरुआत होती है हमारी 124 से लेकर के 147 तक की, भाग 5 के अंदर। जैसे पता ही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ पर है, भाग 5 में है। तो ये भाग 5 में अनुच्छेद 124(1) में क्या लिखा हुआ है, देखो, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई है और वो कितने, संविधान में जो जज हैं वो कितने हैं ये बताया गया यहाँ पर। तो यहाँ पर कितने जज हैं आज वर्तमान में, ये करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा प्रश्न है कि वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या। अनुच्छेद 124(1) में लिखा गया कि आज वर्तमान में 34 जजों को लेकर के हमारी सुप्रीम कोर्ट बनी हुई है। क्लियर? इन 34 में भी ऐसा मामला है, इन 34 में भी ऐसा दिया गया है कि 33 तो न्यायाधीश होंगे और 1 इनको कंट्रोल करने वाला मुख्य न्यायाधीश होगा। ऐसे करते हुए टोटल कितने होंगे, और अभी 2019 में ये संख्या की गई है। 2019 में इनकी संख्या जो थी वो याद रखना 30 + 1 बराबर कितनी थी, 31 थी। यानी आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के अंदर कितने जज बढ़ाए गए, तो बताओ कितने बढ़ाए गए, 3 बढ़ाए गए, 3। अरे 31 और 3 34 होते हैं ना, अरे इधर 33 कर दे तो 30 और 3 33, है ना। तो 3 बढ़ाए गए हैं, याद रखना। प्लस जो है वो अभी हाल ही में 2019 में कितने किए गए हैं, 3 किए गए हैं। तो ये कितने से कितने बढ़ाए गए ये भी ऐसा पूछ लेता है। लेकिन फिर पूछने वाली बात यह कि गुरुजी जब 2019 में हमने 3 बढ़ा लिए तो पक्की बात है कि ये जो 31 थे शुरू से तो नहीं थे, जब संविधान बना था तब इतने नहीं थे। मूल रूप से हमारे यहाँ पर कितने जज थे ये भी एक बहुत बड़ी बात है जो आपको समझना जरूरी है। ओरिजिनली हमारे देश में कितने जज थे,
तो सुनो देखो, ये बहुत बड़ी बात है। 7 तो जज थे और 1 चीफ जज था, ऐसे कितने थे? 8। क्लियर एकदम? पक्का? बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा? और 7 + 1 का मतलब क्या हुआ? मुख्य न्यायाधीश, जिसका नाम क्या था? हीरालाल जेकानी। उसको मिलाकर कितने हो गए थे? 8। लेकिन अब बढ़ाते 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 25 तक पहुंचे, 31 तक पहुंचे, 34 तक पहुंचे। ठीक है। अब उसके बाद में अनुच्छेद 124(2), इन 124(2) के लिए बोला गया है कि ए में बोला गया इनकी नियुक्ति कौन करेगा? अपॉइंटमेंट ऑफ जज। जो ये जज हमारे पास है, इनको नियुक्त कौन करेगा? तो आपको पता है कौन नियुक्त करेगा? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त की जाती है। लेकिन आप इसको ऐसे विचार मत करो, ये विचार मत करो कि राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति कर रहा है। इनके बारे में आप ये विचार करो कि राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति कर रहा है तो क्या ये बात सही है या गलत है? ये बात देखना जरूरी है। राष्ट्रपति नियुक्त करेगा, किससे पूछ के करेगा? और क्या प्रधानमंत्री और मंत्रियों से पूछ के करेगा तो उनके ऊपर कोई केस नहीं होता क्या? और यदि उन पर केस होगा तो वो कहां जाएगा? और हाई कोर्ट के जज भी कौन बनाता है? राष्ट्रपति बनाता है। वो केस यदि हाई कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, तो वहां पर जज लोग बैठे हुए हैं, वो किसकी पसंद के हैं? बताओ, दाल में काला नजर आ रहा है या पूरी दाल ही काली आ रही है? गड़बड़ है कि नहीं है? बहुत तगड़ी गड़बड़ है भाई साहब। इस गड़बड़ को तुम लोगों ने देखा, फिर भी देखो है तुम्हारे सामने, आज भी है ये। लेकिन हमारे सरकारें थोड़ी समझदार हैं, इसलिए उनको लगा कि यार ये गड़बड़ तो साफ साफ ही दिख रही है, जनता नाराज हो जाएगी, ऐसे तो अंधों को भी दिख जाएगी। तो इस गड़बड़ को सुधारना चाहिए। तो हमारे देश के संविधान में इसको लेकर के देखो एक थोड़ा सा प्रावधान किया गया। राष्ट्रपति तो बनाएगा, लेकिन कैसे बनाएगा वो देखना। आप मुझे ये बताना कि सर ये मामला जो है वो सही है या गलत है, ये बताना। इसमें कहा गया है कि हमारा राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा, लेकिन उसके लिए उसे कॉलेजियम प्रणाली से गुजरना पड़ेगा। कॉलेजियम प्रणाली से ये बात बोली गई है। अब ये बात समझना है आपको कि ये प्रणाली वास्तव में है क्या चीज, वो बात समझना जरूरी है। अब कॉलेजियम प्रणाली क्या है, देखो इसमें क्या किया गया है, ध्यान पूर्वक सुनना और फिर देखना कि ये सही है या फिर बात उधर ही है, वहीं पर आ रही है। कई बार क्या होता है, हम ऐसे कान पकड़ के रखते हैं, सबको दिखता रहता है यार इसने कान पकड़ रखा है, इसलिए हम कई बार क्या करते हैं, ऐसे कान पकड़ लेते हैं, अरे यार और क्या चल रहा है। कोई सोच रहा है कि ये ऐसे हाथ कर रखा है, कोई ये सोच रखा है, लेकिन कान तो पकड़ रखा है अपन ने, है ना। अब वो पहले सीधा सीधा पकड़ रखा था, अब की बार ऐसे घुमा के पकड़ लिया। तो क्या वास्तव में यही है या फिर ऐसे है या फिर सही है, ये चीज आपको डिसाइड करनी है। सुनो, कॉलेजियम प्रणाली के तहत राष्ट्रपति सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश को बनाता है। ध्यान से सुन लेना, मैं एक एक आदमी से पूछूंगा, एक एक जने से, तो भी किसी से बताना पड़ सकता है ये क्या मामला है, क्योंकि आजकल प्रश्न इसी तरह से आते हैं। प्रश्न इसी तरह से आते हैं कि आपको समझ में आनी चाहिए क्या चीजें, और उसका निचोड़ पूछता है, और वो निचोड़ मैं पूछूंगा आपसे, तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। ध्यान रखना, एक आदमी को कौन बनाता है? ये है हमारा चीफ जज। इस कॉलेजियम प्रणाली को बना रहा हूं, ये कैसे है, सबसे पहले चीफ जज को बनाता है। अब चीफ जज किसको बनाएगा राष्ट्रपति, उसके लिए कोई साफ प्रावधान नहीं है संविधान के अंदर, लेकिन हमने एक परंपरा बना रखी है। परंपरा बना रखी है कि जब भी हम लोग मुख्य न्यायाधीश को बनाएंगे तो आमतौर पर सबसे सीनियर जो होगा, सीनियरिटी के हिसाब से, उम्र के हिसाब से नहीं, जो जज बनते हैं उनकी सीनियरिटी के हिसाब से, जो सीनियर जज होगा उसे हम चीफ जज बनाएंगे। ऐसी परंपराएं बना रखी है हमने, और परंपराएं तो तोड़ने के लिए होती हैं भाई साहब। संविधान में लिखा हो तो फिर भी दम है, लेकिन परंपराएं तोड़ी जा सकती हैं कि जब परंपरा हो कि चीफ जज सीनियर कोई बनाए तो सीनियरों को अनदेखा करके भी तो बनाया जा सकता है कि नहीं बनाया जा सकता? बनाया जा सकता है। कभी ऐसा हुआ है क्या, मेरे को तू बताएगा कब ऐसा हुआ है कि हमने परंपरा तोड़ी? मैंने तुम बता चुका हूं तुम्हें। हिदायतुल्लाह तो क्या था, वो तो सीधा वो संभाला था उसने। ऐसी परंपरा कब तोड़ी गई कि जब कोई चीफ जज को अनदेखा करके, दो तीन जजों को अनदेखा कर, तुम्हें नहीं बताना है, हाँ, और किसी एक आदमी को ऐसे को चीफ जज बना दिया जिसका वो था ही नहीं, मतलब सीनियरिटी में नंबर नहीं आता था। हुआ था ऐसा, याद करो पिछली क्लासें जिसने देखी हैं सभी ने, वो याद करेगा। तो मैंने आपको बताया था कि एक आदमी था जिसका नाम था A.N. रे, इंदिरा गांधी के समय की, याद करे? याद आया कि नहीं आया? जब उसने सीनियर जजों की अनदेखी करके, उसको पता था कि आगे चल के क्या करना है अपन को,
हाँ, इसलिए हालांकि ये जज जो बना था उसने नियुक्त कर दिया था 1973 में ही कर दिया था पहले ही, और डॉक्टरों का मामला चेप दिया था कि नहीं चेपा था। और फिर ऐसा जब इंदिरा ने किया ना, तो भाई साहब ऐसा एक बार फिर मोरारजी देसाई ने भी कर दिया था। मोरारजी देसाई गवर्नमेंट बनी, उसने देखा अच्छा इंदिरा तू अनदेखी कर सकती है, हम भी कर सकते हैं। उसके पीछे पीछे वो भी गणा लपेट के रख दिए थे पूरी तरह से, तो उन्होंने भी ऐसा किया था। तो ऐसा हो रखा हमारे देश में कि सीनियर जो भी है उनकी अनदेखी की जा सकती है, तो ये मेरे हिसाब से थोड़ा सा ठीक नहीं था। क्लियर एकदम। और जब ऐसा हुआ तो फिर एक और बात देखने को मिली हमारे यहाँ पर कि ये जो चीफ जज है, इसके अलावा राष्ट्रपति कुछ जज और बनाएगा, कुछ जज और बनाएगा जो न्यायपालिका के जानकार हो और रिटायर्ड जज हो सकते हैं वो, और इसी तरह से कुछ एक मंडली बनाएगा, मान लो वो 3 जज और बना लेता है। ऐसे करते हुए 4 जज हैं, 4 जजों का एक ग्रुप है। इसी 4 जजों के ग्रुप को हम कोलेजियम प्रणाली बोलते हैं। कोलेजियम प्रणाली, कोलेजियम का मतलब एक संगठन है। अब ये जो 4 जज हैं वो राष्ट्रपति को एडवाइस करेंगे, परामर्श देंगे, राष्ट्रपति को परामर्श देंगे कि आपको सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में किन को जज बनाना है। यही जो चारों आदमी है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज बनने वाले आदमियों की लिस्ट तैयार करेंगे। लिस्ट तैयार करेंगे, जैसे सुप्रीम कोर्ट में जज बनाने हैं 50-60 आदमियों की लिस्ट बना दी, हाई कोर्ट में जज बनाने, हाई कोर्ट तो 25 हाई कोर्ट है, बहुत सारे जज बनेंगे। इधर भी भाई साहब 500-700 की बना दी लिस्ट, और राष्ट्रपति को सौंप दी, लो राष्ट्रपति जी इनमें से बना लो। तो राष्ट्रपति जी इनमें से ही नाम उठाएंगे। राष्ट्रपति जी उठाएंगे मतलब मोदी जी उठाएंगे, प्रधानमंत्री जी उठाएंगे, समझ रहे हो। तो ये यहां से बनाया जाता है, इस तरह से बनाया जाता है। अब आप देखो, ये भी राष्ट्रपति बना रहा है, ये भी राष्ट्रपति के द्वारा ही बनाए जा रहे हैं, और फिर ये सलाह दे रहे हैं, और फिर उस सलाह के अनुसार भी जरूरी नहीं कि सलाह को माननी ही है। भाई इन्होंने कहा इसको बना तो उसको बनाए राष्ट्रपति, ऐसा जरूरी भी नहीं, बोल नहीं अगली बार बनाएंगे इसको, अब की बार तुमने 5 नाम दिए, हमें एक ही चाहिए, इनमें से ये अच्छा लग रहा है, हमें इसको उठाएंगे, ऐसा भी होता है। तो आप समझ रहे हो, इस मामले को लेकर के बड़ा पेचीदा फंस रहा है आजकल। हमारी न्यायपालिका ने अलग अलग समय पर अलग अलग निर्णय दिए हैं कि एडवाइस कैसे मानी जाए, सलाह कैसे मानी जाए। जो कोलेजियम, ये जो जजों का एक ग्रुप बना हुआ है, वो राष्ट्रपति को सलाह दे तो उसको मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए, इसके लिए वो बाध्यकारी है कि नहीं है, इसको लेकर के बहुत तगड़ी माथाफोड़ी चल रही है। और अब ये जो बना दिया गया, लिस्ट बना दी गई, अब मुझे बताओ राष्ट्रपति की इसमें भी चल रही है कि नहीं चल रही, कितनी चल रही है पता है कि नहीं। मतलब मामला मेरे हिसाब से ऐसा ही हुआ, तुम भी मेरे साथ में सहमत होना कि गुरुजी पहले तो कान ऐसे पकड़ रखा था, लेकिन अब क्या हो गया, हाँ कान पकड़ा जा रहा है, हुई दाल तो फिर भी काली है ना, मामला तो फिर भी गड़बड़ कर ही रखा है इन्होंने। तो ये क्या हो गया मामला, ऐसा क्यों किया गया, ये बात समझने वाली है जो आपको ध्यान देना है। अब ऐसा जब हुआ तो ध्यान से सुनना, एक और बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं। एक आदमी है 2014 के अंदर हमारे देश का प्रधानमंत्री बना, जिसने कहा भाई और बहनों ना खाऊंगा और तूफानी आदमी ने एक संविधान संशोधन कर दिया। और वो जो संविधान संशोधन था उसका नंबर आपको याद रखना है, वो था 99वां संविधान संशोधन। 98 तक जो है वो मनमोहन सिंह जी कर गए थे, मोदी ने आते ही 99 वाला संविधान संशोधन चेप दिया ले भाई। और ये जो अधिनियम है 2014 में, इसके द्वारा इस कोलेजियम प्रणाली को चेंज कर दिया गया, कोलेजियम प्रणाली को बदल दिया गया। ध्यानपूर्वक सुनना, मोदी ने क्या बदलाव किया, तुम मुझे बताना कि क्या वास्तव में इस बदलाव में दम है या नहीं, या फिर इसने भी मजाक कर दिया हमारे साथ में। यह बात समझने वाली थी, जो ध्यान देने वाली थी, और उसको समझना। अब सुनो, देखो ध्यान से, इसने क्या किया, मोदी ने क्या किया कि अब 99वें संविधान संशोधन के द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कोलेजियम नहीं होगी, इस कोलेजियम को रिप्लेस करके एक आयोग बना दिया जिसे हमने नेशनल जुडिकल अपॉइंटमेंट कमीशन कहा, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग कहा। तो ये मोदी ने एक नया प्रोग्राम शुरू कर दिया कि हमारे देश की न्यायाधीशों की नियुक्ति अब किससे होगी, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, इसके द्वारा जो है वो इनकी नियुक्ति होगी। इसका मतलब अब राष्ट्रपति कोलेजियम के स्थान पर, ये जो 4 आदमी थे उनके स्थान पर अब क्या कर रहा है, इनके स्थान पर अब ये कर रहा है कि अब हमारे यहां पर जो ये लिस्ट है, जो पहले कोलेजियम बनाता था, अब ये जो सलाह जो ये जज लोग देते थे, कोलेजियम जो एडवाइस देती थी, अब ये एडवाइस किसके द्वारा दी जाएगी, न्यायिक नियुक्ति आयोग।
अब आपको समझ में आना चाहिए कि सर चलो कोई बात नहीं, काम तो इसने यही कर दिया, तो मतलब यहां पर अब इन मेंबर को बदलेगा ये। हमने देखा था कॉलेज में ये आदमी थे, लेकिन शायद इसमें इसने कुछ ऐसा चेंज किया होगा कि इसमें जो आदमी है वो अच्छे बनाए होंगे, जो राष्ट्रपति के द्वारा नहीं बनाए जाएंगे शायद, और वहां पर वो आदमी ऐसे होंगे जो नाम देंगे फिर उनको ही बनाएगा राष्ट्रपति, पक्का है, उनको एक नाम दे दिया उसको बनाना है तो बनाना ही है। ऐसा होना चाहिए कुछ अच्छा, तभी तो अच्छा होगा, नहीं तो क्या अच्छा है। अब सुनो इसने क्या कहा, इसने कहा कॉलेजियम में तो ये जो आदमी है ये है, लेकिन इधर जो है वो सदस्य कौन होंगे वो बात इसने समझे। तो सुनना, देखो इसने क्या किया, इसने कहा जैसे कॉलेजियम वाले जो आदमी है वो तो होंगे, वो तो पक्का है, एक चीफ जज होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, सीनेटी के हिसाब से वो न्यायिक नियुक्ति आयोग का आदमी होगा वो भी, और ये अन्य जज हैं वो भी होंगे। लेकिन इसने क्या किया, इस न्यायिक नियुक्ति आयोग में प्लस 2 आदमी और जोड़ दिए, केवल 2 आदमी जोड़े इसे। अब ये 2 आदमी कौन थे उनकी सुनना, एक बार उनकी सुनना, एक बार बाहर जाके आ जा, फिर तेरे को बैठेगा काफी अच्छी चीज बताएगी। जब बाहर जाके आ जा, रात को पाणत करने गया हुआ था क्या है? एकदम गैली पड़ रही है ऐसे बुरी तरह से, भवानी माता पर ही बैठी है आज तो। कई बार हो जाता है ऐसे है कि अपन खूब कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी भवानी जागती नहीं है ना, तो इसलिए फिर थोड़ा सा घूम लेना फिर लेना चाहिए। अब इसको मैं कब से इसे प्रश्न पूछ रहा हूँ मैं, है ना, तो मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ कि आंखें एकदम इसकी लाल हो रही है, खूब कोशिश कर रहा है इसे खोलने की, हाँ, लेकिन फिर से खोल रहा, फिर ऐसे मतलब इतना भयंकर तरीके से, तो वो हो जाता है कई बार। ये एक तो मौसम ऐसा ही है। कलेवा करके आते हो क्या बढ़िया वाला, दबा करके रोटी पानी नहीं, फिर क्या चक्कर है, दौड़ दौड़ करने जाते हो क्या सुबह? फिर भी यार, फिर तो ये तो गलत बात है ना, फिर गलत, हाँ, जब ये थोड़ा सा है तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करके देखा करो चीज़ों को, समझा करो एक एक चीज़ को, फिर ये चीज़ें नहीं होंगी इसे। और जब भी हो थोड़ा सा भी हो तो ऐसे बाहर चल घूम करके मुँह धो करके फिर आ जाया करो, तो चीज़ें हो जाएगी। चलो आगे चलते हैं। अब तो इसने क्या किया, इसने ये जो 2 आदमी और जोड़े वो कौन थे, सुनना ध्यान से, ये 2 आदमी किन को बनाए गए वो बात ध्यान देने वाली थी। इसने क्या किया, ये 2 आदमियों के लिए कहा कि ये जो 2 आदमी बनाए जाएंगे इनकी नियुक्ति के लिए हमारे यहाँ पर जो है वो जो विपक्ष है, अपना विपक्ष के जो नेता हैं, उस विपक्ष के नेता से भी पूछा जाएगा कि बेटा ये 2 आदमी किसको बनाए। ये बात इसने एक प्लस कर दी, ऐड कर दी। अब विपक्ष से पूछने का मतलब ये है कि ये जो न्यायिक नियुक्ति आयोग में 2 आदमी और बना रहा है, ये 2 आदमी कौन होने चाहिए, इसके लिए मतलब विपक्ष वालों से पूछ रहा है कि बताओ ये कौन होने चाहिए। अब विपक्ष वालों ने कहा कि हाँ ये होने चाहिए, तो लेकिन पक्ष को भी समझ में आना चाहिए, मतलब इन 2 आदमियों को बनाने के लिए मोदी को और पप्पू को दोनों को पसंद आने चाहिए, हाँ, दोनों की सलाह होनी चाहिए। पप्पू ने कहा नहीं ये होने नहीं ये नहीं होगा, बोला तो फिर मोदी दूसरे 2 आदमी, ये बता ये सही है कि नहीं है, बोले ये भी नहीं है, दूसरे लेके आएगा। ये ऐसा नहीं कि वो लेके आएगा वही होंगे, मतलब ये सबको पसंद आना चाहिए। इसका मतलब मोदी ने थोड़ा सा ये काम अच्छा किया इसमें कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग में 2 आदमी और जोड़े, और वो जो 2 आदमी जोड़े उनकी नियुक्ति के लिए ये विपक्ष से भी पूछ रहा है। तो ये आदमी ऐसे हो सकते हैं जो मोदी के ना हो शायद, है ना, और ये जब जजों की नियुक्ति के लिए सलाह दें तो अच्छा हो, तो ये अच्छा काम किया। लेकिन फिर आप दूसरे एंगल से देखो, लोगों ने खूब तालियां बजाई, और मोदी ये तो बहुत अच्छा आदमी है, ये तो ना तो खाएगा ना खाने देगा, है ना, ये तो बहुत तगड़ा। लेकिन मैं तो वास्तव में कहता हूँ ये जुमला गढ़ दिया उसने, जुमला गढ़ दिया बढ़िया तरीके से। और कैसे जुमला गढ़ा वो देखना आप ये एक बात बताओ, जैसे मान लो टोटल 6 आदमी हो गए, 4 तो पहले वाले थे, 2 और जोड़ दिए विपक्ष से पूछ करके। अब 6 आदमियों में से 4 की चलेगी 2 की चलेगी, ये बताओ आप। और इन 2 में भी मोदी की पसंद है कि नहीं है? और जब ये लिस्ट बना करके देंगे तो क्या कंपलसरी क्या उसी लिस्ट में से वो बनाएगा राष्ट्रपति? इनकी सलाह बाध्यकारी भी नहीं है। ये 10 आदमी की लिस्ट देंगे, उसमें से 5 बनाना है, अपनी पसंद के 5 उठाएंगे, पसंद नहीं आएगा उसको उठाएंगे ही नहीं। तो क्या वास्तव में ये दमदार थी क्या? ये दमदार नहीं थी मेरी नजर में, लेकिन फिर भी मामला सेट हो गया। और 2015 मई के आसपास हमारे न्यायाधीशों की नियुक्ति इनके अनुसार होने वाली थी। लेकिन फिर जिस देश में तुम्हारे जैसे योद्धा रहते हो, पढ़े लिखे रहते हो, जिनका गर्म खून हो और पढ़ा लिखा खून हो, वो कभी ऐसा नहीं होने देंगे। वो चले गए न्यायपालिका में तुरंत प्रभाव से, और न्यायपालिका को जाके बोला, हे न्यायपालिका व्हाट इज दिस, देखो देखा ये क्या है क्या है, इसको चेक करो। देखे न्यायपालिका ने बोला ओके आई एम चेकिंग दिस। अब जो न्यायपालिका में जज लोग बैठे हुए थे वो मनमोहन सिंह की पसंद के बैठे हुए थे, क्योंकि मोदी तो आया ही था, उसने पढ़ाए नहीं थे।
तो उधर कुछ मामला था नहीं इधर उधर। तो उसने क्या किया, न्यायाधीशों ने एक बहुत तगड़ा वाला मतलब वास्तव में हमारी न्यायपालिका एक ऐसी संस्था है जो समय समय पर हमारे देश को बहुत गर्त में जाने से बचाई है और हमारी सरकारों को समय समय पर फटकार लगाई और अपने देश को सही दिशा में ले जाने में बहुत बढ़िया है। हम जब भी संकट में आए हैं न्यायपालिका के शरण में गए हैं और न्यायपालिका ने हमें हर बार उस संकट से निकाला है और न्याय दिया है। तो ऐसे में न्याय दिया और क्या कहा न्यायपालिका ने, बोला मैं चेक करती हूँ। न्यायपालिका ने कहा अच्छा मोदी बेटा क्या कर दिया ये यार, तो ये 2 आदमियों का खर्चा और बढ़ा दिया है, ये तो इनकी ज्यादा चलेगी, ये पहले वाली सही थी और इनमें भी तो सलाह को बातें करने में क्या है, बोले ये कुछ करना हो तो अच्छा करो, बोले ये क्या मजाक कर दिया तुमने, संविधान संशोधन और कर दिया, देश को खर्चा बढ़ा दिया, टाबरों को पढ़ना और पड़ेगा, कंपटीशन में हो रहेगा 99 संविधान संशोधन कब किया किसी ने किया वो और पढ़ना पड़ेगा। न्यायपालिका ने फटकार लगाई सरकार को और भाई साहब एक झटके में इस 99 संविधान संशोधन को कैंसिल कर दिया। इसके अनुसार जजों की नियुक्ति बोले नहीं होगी, ये बोल दिया न्यायपालिका ने तुरंत प्रभाव से। और करना है तो तुम्हें कुछ अच्छा करो, इसके अनुसार नहीं होगी। 99 संविधान संशोधन न्यायपालिका ने कैंसिल कर दिया, इसलिए कॉलेजियम प्रणाली ही आज चली आ रही है, ये न्यायिक नियुक्ति आयोग नहीं है। 2015 में लागू होने से पहले इसको कैंसिल कर दिया, खत्म कर दिया। इसलिए न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन सी हो रही है, जो है वो 65 साल हमने देखी कि 65 वर्ष का जो व्यक्ति है वो सुप्रीम कोर्ट में काम कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं करेगा, और हाई कोर्ट में 62 साल का। इसके अलावा राष्ट्रपति को लिखित में त्याग पत्र दे सकता है, यानी ये त्याग पत्र किसको देगा, राष्ट्रपति को, कि भाई मैं नहीं हूं, क्योंकि अगले जज राष्ट्रपति बनाता है, इसलिए उनको बोल के जाते हैं वो कि भाई मैं नहीं हूं, आप मेरे बाद में जो भी न्यायाधीश बनाओ वो देख लेना आपका सतुना, फिलहाल बोले मैं जा रहा हूं, इसलिए ये अपना जो त्याग पत्र वो राष्ट्रपति के नाम देंगे। और यदि इनको हटाना चाहें तो कैसे हटाएंगे, संसद की सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा इसे पद से हटाया जाएगा। पद से हटाने का जो मामला है वो अलग से है, अभी अपना आगे आएगा, अनुच्छेद 104 है, 124 का सेक्शन 4, इसमें भी लिखा हुआ है रिमूवल के माध्यम से इसको हटा सकते हैं हम लोग, तो इसकी अलग से बात करेंगे। फिलहाल इसी के अंदर ये चीज बोली गई है 102 के अंदर कि पद खाली कैसे होगा, वो चीज बोली गई है, इसमें ये शर्तों के अनुसार ये बताया गया है। फिर नेक्स्ट है बहुत शानदार चीज, अनुच्छेद 124 का 3 न्यायाधीशों की क्वालिफिकेशन क्या है, उनकी योग्यता क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आज शायद अपने समाज के अंदर ज्यादा लोग ऐसे नहीं है जो आपने देखे हो कि जजों की तैयारी कर रहा है कोई, है ना, या फिर उधर जा रहा है। हम लोग सब ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ पर बस हमारे को ये बताया जाता है कि चलो आपको कैसे करके सरकारी नौकरी लगनी, चाहे कोई सी भी लग जाओ, है ना, पुलिस फौजी कोई सा भी जैसा भी मिले आपको वही आपको लगना है, पटवारी ग्राम सेवक जो भी मिल जाए। लेकिन यहाँ पर न्यायाधीशों के लिए हमने बहुत कम देखा है कि लोग इसकी तैयारी कर रहे हो, शायद बहुत कम जानकार होंगे ऐसे, या फिर कोई किसी को जानते भी नहीं होंगे ऐसे जो ये इस तरह की तैयारी कर रहे हो। तो कुछ हमारे देश के चुनिंदा परिवार ऐसे हैं जो वास्तव में इनके लिए हैं, तो वहाँ कंपटीशन बहुत कम है, ये मान सकते हैं हम लोग। और यदि हम लोग भी इसके बारे में सोचें तो काफ़ी कुछ हो सकता है, इसलिए ये क्वालिफिकेशन आपको पता होनी चाहिए कि क्या है, ताकि चलो कोई बात नहीं, तुम तो नहीं पढ़े आज हैं और तुम तो जा करके दोबारा नहीं पढ़ सकते, लेकिन कम से कम बच्चों को तो पढ़ा ही सकते हैं, है ना, इसलिए भी आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ है, कौन आदमी है वो सुप्रीम कोर्ट में जज बन सकता है, मतलब जज बनने के लिए क्या चीज़ें चाहिए। तो देखो मैंने आपको बात बताई थी कि हमारे यहाँ पर सबसे नीचे जो कोर्ट होता है वो सेशन कोर्ट होता है ना, अधीनस्थ अदालत होती है। और ये जो सेशन कोर्ट होता है, इस सेशन कोर्ट के बाद अपने यहाँ पर कौन सा कोर्ट होता है, जिला कोर्ट होता है ना, और जिला कोर्ट के बाद में कौन सा होता है, हाई कोर्ट होता है राज्यों के अंदर, और फिर कौन सा कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट। यहाँ सेशन कोर्ट में जो है वो जज नहीं बैठते हैं, है ना, यहाँ पर तो केवल जो यूपीएससी या फिर आरपीएससी पास करके और फिर जो एसडीएम पद जिनको मिला होता है, आरएएस और वो यूपीएससी वाले जो क्लियर करते हैं, तो एसडीएम का जो पद मिलता है वो यहाँ पर जो है वो एक जज के तौर पर कार्य करेगा, मतलब एक कर्मचारी लोग ही यहाँ पर कार्य करते हैं, और जो अफसर हैं वो प्रशासन जो है वही न्याय का काम भी करेगा। लेकिन जज लोग यहाँ से शुरू होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से शुरू होते हैं जज। जब भी एग्जाम पास होगी, एग्जाम पास करके और जज बनोगे, तो जज बनने के बाद में सबसे पहले आपकी नौकरी यहाँ लगेगी। फिर जब आप यहाँ काम करोगे उसके बाद आपके अनुभव के आधार पर जो है वो आपको यहाँ भेजा जाएगा, और फिर यहाँ से फिर आप कहाँ जाओगे, यहाँ जाओगे, मतलब शुरुआत यहाँ से होती, फिर ऊपर ऊपर प्रमोशन होते होते सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचते, शुरुआत यहाँ से होती है। अब यहाँ से शुरुआत करके कोई आदमी इधर तक पहुँचेगा, तो इसलिए जजों के लिए मिनिमम योग्यता का कोई एक मिनिमम उम्र का कोई क्राइटेरिया नहीं है कि कम से कम कितने साल का आदमी जो है वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जज बन सकता है, क्योंकि पता है कि मिनिमम तो वहाँ पर वो पढ़ेगा, पढ़ करके इतनी तैयारी करेगा, तब तक फिर वहाँ से पहुँचेगा, यहाँ तक पहुँचेगा, तो कोई बच्चा तो यहाँ पहुँच नहीं सकता इतना जल्दी।
तो फिर मिनिमम एज की कोई यहाँ पर सीमा नहीं है, केवल जो अधिकतम है 65 साल उसकी रखी गई है। अब यहाँ पर जब पहुंचेगा तो किस आधार पर पहुंचेगा? दो रास्ते हैं, या तो आप जज कोटे से पहुंच जाएं या फिर आप वकील कोटे से भी जो है वो पहुंच सकते हैं। ऐसे दो रास्ते हैं यहां तक जाने के, एडवोकेट के माध्यम से भी, ये भी, यानी वकील भी जज बनते हैं। वकील कोटे से जब बनते हैं तो सबसे पहले वकालत करनी पड़ती है सरकारी वकील के तौर पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। फिर आप सरकारी वकील के तौर पर काफी दिन से आप जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में रहते हैं उसके बाद आपको हाई कोर्ट में जाना पड़ता है। यदि 10 साल तक आपने लगातार एक या अधिक हाई कोर्ट के अंदर वकालत कर ली है तो वो आदमी सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्वालिफाइड है। वो सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है जिसने 10 साल हाई कोर्ट में जज का काम कर लिया। सरकारी वकील होना जरूरी है, समझ रहे हो? और जब वो यहां कर लेगा, ऐसा कर लेगा तो वो इसके लिए है, और लगातार होना चाहिए। 10 साल ऐसा नहीं 5 साल कर लिया, फिर थोड़े दिन जाकर खेती बाड़ी कर ली, फिर आ गया 2 साल कर लिया, फिर 5 और 2 7 ऐसे जड़ गए। लगातार होना चाहिए, ऐसा नहीं बीच में कोई भी किसी तरह का कोई गैप नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो? अब लगातार का मतलब ये नहीं कि छुट्टियां भी नहीं हो, है ना, वो तो सभी लेते ही हैं। तो वो मतलब एक सर्विस रिकॉर्ड में ऐसा होना चाहिए, तब जाकर के आप यहाँ पहुंच सकते हैं। तो एक तो ये रास्ता हो गया कि भाई आपको कितने साल तक वकालत करनी पड़ती है? 10 साल तक। अब ये तो इसकी बात। फिर यदि आपको यहां पर पहुंचना है ये जज कोटे से, तो जज कोटे के अंदर ऐसा लिखा गया कि आप लगातार जो है वो 5 वर्ष तक यदि आप हाई कोर्ट के अंदर, एक या अधिक हाई कोर्ट के अंदर जज रह चुके हैं तो फिर आप जो है वो कहां पहुंच सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में पहुंच सकते हैं, ऐसा बोला गया है। और इधर हाई कोर्ट में पहुंचने के लिए इधर जज के तौर पर 10 साल इधर काम करना पड़ता है। 10 साल इधर करेगा और फिर 5 साल इधर, तो कम से कम 15 साल तो इधर ही हो गए। 15 साल जज बनेगा तब जाके इधर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है, कम से कम। और वैसे ज़्यादा ही जाते हैं, ये लोग खींचते रहते हैं कई दिनों तक, तब जाके ऐसा होता है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि दोनों में से एक योग्यता होनी चाहिए, दोनों जरूरी नहीं है, या तो ये हो या ये हो, दोनों में से कोई एक हो तो पहुंच सकता है। बाकी की सारी कॉमन बातें, वो भारतीय नागरिक होना चाहिए, दिवालिया पागल नहीं होना चाहिए, ये तो कॉमन सेंस की है। और दिवालिया पागल नहीं होगा तभी तो हाई कोर्ट का जज होगा, है ना। यदि वो ऐसा होगा तो फिर जिला अदालत में उसको बनाएंगे ही नहीं, और बनाएंगे तो वो यहाँ से आ नहीं पहुंचेगा, और यहाँ से आ तो बिल्कुल नहीं पहुंच सकता। तो वो सारी बातें कॉमन है, भारतीय नागरिक तो होना चाहिए, सबके लिए ही है वो चीज़ें। तो ऐसे करते हुए यहाँ पर इसकी क्वालिफिकेशन थी जो अनुच्छेद 124(3) के अंदर लिखी हुई थी। आपको इनके बारे में ध्यान रख लोगे एकदम पक्का, है ना। एक तो जज कोटे से, एक वकील कोटे से। अभी हाल ही के दिनों में आपने देखा हो न्यूज़ में ऐसी चीज़ें आती रहती हैं, आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ा करो, इनको देखा करो। अभी कुछ दिन पहले ऐसा हुआ था कि लगभग 3-4 जो जज थे उनको वकील कोटे से बनाया गया। वकील कोटे से वो बन के आए थे। बहुत कम होता है कि वकील कोटे से बनाया जाए, आमतौर पर जज कोटे से ही बनते हैं। तो यदि ऐसा भी हो रहा है तो वो चीज़ें भी आप उसको देखा करो। जब भी कोई पढ़ेगा न्यूज़ में और न्यूज़ में देखेगा कि हाँ भाई इसको इस कोटे से बनाया गया, तो उसको वो चीज़ें याद आएगी, अच्छा यार ये कोटा क्या होता है, ये कैसे बना होगा, वो सारी चीज़ें वो दिमाग में रिमाइंड करेगा कि ये सारी चीज़ें इस तरह से चलती। तो आप इसको ध्यान रखना। फिर उसके बाद देखिए इनको पद से हटाने की क्या प्रावधान है, पद से कैसे हटा सकते हैं, वो चीज़ है। इसको आप थोड़ा सा देखना कि किस तरह से आप इसको पद से हटाओगे। तो पद से हटाने के लिए इसका प्रावधान जो किया गया वो अनुच्छेद 124 का जो 4था सेक्शन है उसके अंदर ये प्रावधान किया गया है कि हमारे जजों को पद से कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति हटा सकता है। ये बात यहां पर बोली गई। अब राष्ट्रपति कैसे हटा सकता है? राष्ट्रपति तब हटाएगा जब कौन बोलेगी? संसद बोलेगी। और संसद कैसे बोलेगी? संसद तो अकेली तो है ही नहीं। संसद तो तब बोलती है जब लोकसभा राज्यसभा बोलती हैं, और लोकसभा राज्यसभा तब बोलती है जब लोकसभा के अंदर ये लोग बहुमत से बोले, और राज्यसभा तब बोलती है जब ये लोग बहुमत से बोले। समझ रहे हो? 245 जो लोग हैं ये बहुमत से बोले तब ये राज्यसभा बोलती है। इसका मतलब जब भी जजों को हटाना होगा तब उसके लिए एक प्रस्ताव लाना पड़ेगा, और वो प्रस्ताव है रिमूवल प्रस्ताव। जो मैंने तुम्हें महाभियोग बोला था ना, इम्पीचमेंट, ये महाभियोग जो है वो अनुच्छेद 61 के अनुसार था, और ये जो है वो केवल और केवल राष्ट्रपति के लिए ही था। महाभियोग जजों के लिए नहीं था। ये जो महाभियोग है इसे हम इम्पीचमेंट के नाम से जानते हैं कि ये इम्पीचमेंट जो है इसके माध्यम से जो है वो हम लोग जो है वो इसको हटा सकते हैं। किसको हटा सकते हैं? राष्ट्रपति को। अब राष्ट्रपति के लिए है तो मैंने आपको बताया कि महाभियोग शब्द केवल और केवल किसके लिए प्रयोग किया गया, लेकिन फिर भी हम ये बोलते हैं यहां पर न्यायाधीशों के लिए कि न्यायाधीशों पर भी महाभियोग चलाया गया। बोलते हैं, आपने कई बार सुना होगा
है ना। एक बार ही हमारे देश में ऐसा हुआ 1992 के अंदर कि एक न्यायाधीश को लेकर के महाभियोग की बात उठी, लेकिन फिर कांग्रेस ने वोटिंग में भाग नहीं लिया, इसलिए वो प्रस्ताव पास नहीं हुआ, आगे नहीं बढ़ पाया मामला। बाकी आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमारे देश में किसी जज पर महाभियोग लाया गया हो और वो पास हुआ हो और वो हटा हो, कभी नहीं हुआ ऐसा। एक बार केवल विचार विमर्श हुआ, चर्चा। चेंज कैसे? जज लोग ना, जज लोग 65 साल के होते ही जाते रहते, घर पे जाते रहते, 65 के हुए गए, और जब तक 65 के नहीं होते तब तक वो बैठ रहते। फिर वो हाँ, तो वो 65 साल हो गए उनकी उम्र, और 65 साल होते ही वो रिटायर हो जाते हैं, 65 साल होते ही। अब जैसे अभी वर्तमान के अंदर बने हुए, तो वर्तमान में जैसे ही उनके 65 साल हो जाएगी चंद्रचूड़ साहब की, वैसे ही वो हट जाएंगे, अगला आ जाएगा पीछे से। तो इनका कार्यकाल नहीं होता फिक्स, है ना, कार्यकाल नहीं होता है, उम्र के हिसाब से हटते हैं लोग। अब डेथ हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, अगला बना देंगे, हाथों हाथ दूसरा बना देंगे, है ना। डेथ हो जाए तो फिर उसके लिए अगला प्रावधान है भी अपना 126 27 वाला अनुच्छेद है, जिसमें बताया गया डेथ में क्या है, वो अब आके देखेंगे। फिलहाल आप इतना देखो यहाँ पर कि इनकी कार्यकाल नहीं होता। और दूसरी चीज ये भी देखना, अभी जो जज बने हुए 50वें नंबर के चंद्रचूड़, उनकी 65 साल उम्र होने में लगभग 2 साल और कुछ महीने का समय है, 2 साल और कुछ महीने। और यदि ऐसा हुआ है तो कोई भी ऐसा जज नहीं था कि जब वो चीफ जज बन रहा हो बाकी के 49 के अंदर, और उसको 65 साल होने में इतना समय बाकी हो, ऐसा नहीं हुआ। इसलिए एक और रिकॉर्ड बनेगा कि ये वर्तमान वाले जो चीफ जज हैं वो सबसे ज्यादा लंबे समय तक रहेंगे, काफी लंबा, क्योंकि काफी कम उम्र के अंदर ही इनकी सीनियरिटी हो गई थी और ये जज बन गए इसलिए। और इससे पहले तुमने देखा कि 74 दिन के भी जज आए अपने पास, समझ रहे हो। तो 74 दिन के इसलिए आए क्योंकि उनकी 65 साल होने में कितने दिन बाकी थे? 74 दिन बाकी थे, इसलिए वो इतने दिन के लिए बढ़े। और जब किसी नेटी में तो उनका नंबर आता था, इसलिए बढ़ाना भी जरूरी है। अब यदि किसी के 20-25 दिन भी बच रहे हैं तो भी बढ़ाओ उनको, तो सही, उनका सम्मान है यार, उनका हकदार है वो, और वो है तो कम से कम ऐसे तो होगा कि एज ए चीफ जज जो है वो ये आदमी रिटायर हुआ है, तो इसलिए ये चीजें चलती रहती है। कोई नहीं, सारी बातें आगे आएंगी अपने, लेकिन फिलहाल आपको ये याद रखना है कि महाभियोग शब्द केवल राष्ट्रपति के लिए था। इनके लिए जो अंग्रेजी में शब्द प्रयोग किया गया वो क्या है? रिमूवल। अब रिमूवल का हिंदी में हम क्या निकाले? निकालना, ऐसा करना, ये जचा नहीं, इसलिए हम हिंदी में भी इस शब्द के लिए क्या प्रयोग करते हैं? बाकी वास्तव में महाभियोग तो इम्पीचमेंट का मतलब होता है, जो केवल अनुच्छेद 61 में है और राष्ट्रपति के लिए है, बाकी सबके लिए रिमूवल शब्द है। अब चलो अच्छी बात है, ये भी आ गया, लेकिन अब इसको संसद में लाएंगे कैसे, वो प्रोसेस सुन लो सारे की सारे। आप लोग या हम कोई भी, कभी आपने देखा हो कि न्यायपालिका ने कभी कोई फैसला दिया हो और न्यायपालिका का फैसला की किसी ने बुराई करते हुए सुनी है क्या आपने? कोई बुराई नहीं कर सकता, है ना, क्योंकि यदि कोई बुराई कर दिया तो हमारी न्यायपालिका का अपमान हो जाएगा और उस पर न्यायिक अवमानना का केस चलाया जाएगा। कोई कर ही नहीं सकता, उनको हमने ये स्वतंत्रता दे रखी है कि उनके फैसले की आलोचना नहीं हो सकती। और जब आलोचना नहीं हो सकती तो तुमने देखा राम मंदिर का फैसला आया था, यदि यही फैसला सरकार देती तो शायद हर कोई आंदोलन पे उतर जाते और बोले ये गलत है, ये चीजें हो जाती, लेकिन न्यायपालिका ने दिया है तो सबको पता है भाई साहब आलोचना नहीं करेंगे, है ना। फिर भी वो हैदराबाद का जो था, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, कुरैशी, है ना, तो उसने थोड़ा बहुत बोल दिया था ऐसे न्यायपालिका के लिए, थोड़ा बहुत ऐसे शब्दों में, उसको भी लोगों ने निकाल लिया, अच्छा बेटा न्यायपालिका की बुराई करते हुए दिख रहा है, तो उसको तारीफों पे तारीफ पे जाना पड़ गया था उसके चक्कर में भी, थोड़ा बहुत में भी। तो सोचो बुराई कर ही नहीं सकते। अब मान लीजिए हम बुराई नहीं कर सकते उनकी, चलो हमने उनको एक स्वतंत्रता दे रखी है, भाई उनकी बुराई नहीं हो सकती। और जैसे संसद है, अब संसद के जो एमपी हैं इनमें से मान लो कोई ऐसा आदमी है जिसका दिमाग सटक गया कि यार ये जज बहुत बेकार है, इसको हटाना पड़ेगा। तुम्हारे जैसा कोई जोशीला आदमी था और वो अचानक से आया और संसद चल रही थी जैसे अपनी क्लास चल रही वैसे, और उसने संसद में खड़ा होकर के बोला तुरंत प्रभाव से, मैं फलाने जज को हटाने के लिए रिमूवल प्रस्ताव लेके आ रहा हूं, महाभियोग लेके आ रहा हूं, उसको हटाओ जज को, ये बेकार आदमी, उसने अच्छा फैसला नहीं दिया। वो प्रस्ताव लेके आया, लेकिन वो प्रस्ताव पर बाकी के लोगों ने उसको सपोर्ट नहीं किया और बाकी चर्चा नहीं हुई इस पे और बेकार काम हो गया। अब मैंने कहा कि किसी जज की आलोचना ही नहीं कर सकते, लेकिन उसने तो बहुत बड़ी माना नहीं कर दी कि नहीं, संसद में जाकर के लोकतंत्र के मंदिर में जाकर के बेइज्जती कर दी भाई साहब। वो आदमी गया काम से, वो आदमी गया, उस पर वही जज अब एक्शन लेगा और वही जज उसको कार्रवाई करेगा, तो फिर ऐसे तो कोई आदमी उसके उनके खिलाफ महाभियोग लाएगा ही नहीं। वो डरेगा कि यार मैं लेके आया, क्या पता कोई साथ नहीं दिया और बाकी के लोग नहीं बोले तो मैं तो गया काम से, है ना। तो ऐसा हो सकता है, इसलिए संविधान निर्माताओं ने एक बहुत बढ़िया काम किया, जो ध्यान रखना, एक बहुत बढ़िया काम किया। वो काम क्या है? यदि आप न्यायाधीशों को हटाने का प्रस्ताव जब लेकर के आते हैं, इसे आप लोकसभा में रख रहे हैं,
पहले कोई सी में भी रख सकते हैं, इधर भी रख सकते हैं, इधर भी। मान लीजिए हम सबसे पहले कहां रख रहे हैं, लोकसभा में, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले लोकसभा के जो 100 सदस्य हैं, इनमें से जो 100 सदस्य हैं उनकी प्री परमिशन जरूरी है, पहले ही अनुमति जरूरी है। संसद में रखने से पहले उनके घर पे जाके या उनसे मिल करके कैसे भी करके और उनके साइन करवा लो कि हाँ ये जज है, इनको हटाने का प्रस्ताव लेके आ रहे हैं, तो इसके साथ ये एग्री है, मतलब कि ये लोग सहमति हैं कि हाँ हम लाना चाह रहे हैं इसके खिलाफ। अब यदि 100 लोग पहले अनुमति दे देते हैं तो इसका मतलब वास्तव में उस जज में कोई ना कोई कमी है। और जब उसको प्रस्ताव कर रखा जाएगा और मान लो वो खड़ा होकर बोला और किसी ने साथ नहीं दिया, तो बोलेगा नहीं मैं अकेला नहीं हूं भाई साहब, देखो लिखित में लेके आया हूं मैं, देखो ये लोग भी है ना, तो और इतने सारे लोग बोल रहे हैं, इसका मतलब फलाने आदमी में कमी है, तो फिर उन पर एक्शन नहीं लिया जाएगा। तो यहाँ पर 100 आदमी की प्री परमिशन जरूरी है। और फिर यदि 100 आदमी ने मान लो परमिशन दे दी, उसके बाद ये कहां जाएगा, राज्यसभा में, फिर इधर कोई परमिशन जरूरी नहीं है, आप जहां पहले ला रहे हो उधर ही है। अब यदि आप ये प्रस्ताव मान लो लोकसभा में नहीं लाना चाह रहे, आप लोग कहां लाना चाह रहे हैं, राज्यसभा, तो राज्यसभा वाले लोग तो कम है कि नहीं है, इनके आधे ही है। अब आधे हैं, तो यदि आप राज्यसभा में ला रहे हैं तो राज्यसभा के 50 सदस्यों से प्री परमिशन ले लो। इधर 50 की अनुमति जरूरी है पहले यदि रख रहे हो तो, और इधर पहले रख रहे हो तो किन की जरूरी है। अब यदि आपने 50 की इधर परमिशन ले ली और यहां से पास करा लिया, फिर आप इधर रख रहे हो तो फिर 100 की जरूरत नहीं है, आप इधर रख दो सीधा ही, ठीक है। तो ऐसे करते हुए ये जरूरी है कि आप इसको प्रस्ताव को करके और इस तरह से पास करें, तब जाकर के चीजें होंगी। और इसी हिसाब से अनुच्छेद 124 का जो चौथा सेक्शन है बहुत महत्वपूर्ण है, जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, और ये कई बार पूछा गया कि न्यायाधीशों को किस अनुच्छेद के अनुसार हटाया जाता है। तो आप उसके लिए 104 का ये मतलब 124 का 4 सेक्शन याद रखना। क्लियर। यहाँ पर 124 का जो 5 है वो ज्यादा काम का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इसने कहा गया है कि यहाँ पर पार्लियामेंट जो है हमारी संसद है वो यहाँ पर इनको चलाने के लिए कानून बना सकती है, मतलब न्यायपालिका के लिए कोई भी कानून बना सकती है हमारी संसद को अधिकार दिया गया कि उनको जिस तरह से भी जो भी हो प्रावधान, वैसे तो संसद कानून सबके लिए बना सकती है, तो न्यायपालिका के लिए बना सकती है। ये चीज यहाँ पर जो बोली गई है। फिर उसके बाद में अगला मामला अपना शुरू होता है, वो काफी इंपॉर्टेंट है, और इस 124 का वो सेक्शन है 6 नंबर का, जो शपथ के बारे में बोलता है, जो आपको याद होना ही चाहिए। शपथ किस तरह से है, पहले से याद है आपको, है ना, कि इनको शपथ कौन दिलाएगा, इनको शपथ जो है वो दिलाएगा राष्ट्रपति। हमारे देश के राष्ट्रपति के द्वारा शपथ दिलाई जाएगी। जैसा कि पता है केंद्र लेवल की सारी शपथ राष्ट्रपति दिलाता है, तो इनको भी कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति ही दिलाएगा। चाहे वो चीफ जज हो और चाहे वो अन्य जज हो, राष्ट्रपति दिलाएगा। लेकिन राष्ट्रपति इतना बड़ा आदमी है, शायद हो सकता है इसके पास समय हो ना हो, है ना, टाइम ना हो, तो फिर क्या करेगा, ये किसी आदमी को नियुक्त कर सकता है कि भाई ये मेरा काम तू कर देना। तो वो इस तरह से राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के सामने शपथ ली जा सकती है। फिर आता है 107 का, जो ये 124 का सेक्शन 7, जो कि ज्यादा नहीं है। यहाँ पर ऐसा बोला गया कि कोई भी व्यक्ति जो जज है वो सुप्रीम कोर्ट के बाद जो है वो कहीं जाकर के किसी कोर्ट के अंदर जो है वो ये नहीं कर सकता, प्रैक्टिस नहीं कर सकता। मतलब जज रिटायर हो गया मान लो, या फिर जज है तो वो कहीं जाके वकालत कर रहा है और किसी जगह जाकर के प्रैक्टिस कर रहा है, तो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नॉलेज वाला हो गया ना। तो वो ज़्यादा नॉलेज वाला है तो शायद अपना नॉलेज का वो काफ़ी ज़्यादा काम कर सकता है, इसलिए इस पर ये रोक लगाएगी। 124 का 5 और 7 ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो काफ़ी ज़्यादा है। एक वाला 124 का 1 ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इसमें बनाया गया था कि नहीं बनाया गया गठन, कितने जजों को लेकर के बनाया गया, 34। मूल रूप से कितने थे, अरे मूल रूप से 8 थे, 33 जज और एक चीफ जज। तो वो चीफ जज भी जज होता है, इसलिए कुल जज कितने बताने हैं, 34 बताने। जज तो वो भी है ही, सबका मुख्य ही है बस वो। और पहले 8 थे, अभी बढ़ाए गए, कितने जज बढ़ाए गए, 3 बढ़ाए गए 2019 के अंदर, है ना। इससे पहले कितने थे, 31 थे। ये चीज बड़ी है जो है याद रखना। फिर अपना अनुच्छेद 124 का सेक्शन को कौन सा था, 2। 106 सेक्शन का 2 जो था इसमें ये तो होंगे, और ये कैसे बनेंगे नियुक्ति के बारे में था। कॉलेजियम प्रणाली हमने देख ली, है ना, उसके माध्यम से राष्ट्रपति करता है, सलाह लेता है, और फिर उसके बाद वो नियुक्ति करता है। इसी में 99 संविधान संशोधन आया था कि नहीं आया था, वो भी है क्या, नहीं है ना। कॉलेजियम 2014 मोदी सरकार का पहला संविधान संशोधन, ऐसा हमने देखा। फिर 124 का जो सेक्शन 3 था, इसमें क्या देखा अपन ने, आज ही शुरू किया है, ये क्या था, इसमें हटाने की प्रक्रिया तो 124 के 4 में है ना। इसमें योग्यता है ना, इसमें योग्यता है कि कौन आदमी जो है वो जज बन सकता है। तो 2 रास्ते हैं, जज कोटे से हाई कोर्ट में कितने साल, 10 साल, 10 साल रहना चाहिए जज कोटे से तो हाई कोर्ट के अंदर, और
वकील कोटे से, ये वकील कोटे से 10 साल हो गया और जज कोटे से 5 साल। क्लियर एकदम। और फिर उसके बाद ये है ही पद से हटाना। कौन हटा सकती है पद से? संसद हटा सकती है। संसद, ध्यान रखना, राष्ट्रपति नहीं बोलना, संसद। राष्ट्रपति तब हटा सकता है जब संसद से पारित करे, क्योंकि अंतिम समय में तो प्रस्ताव इसके पास में तो जाता है। संसद का मतलब ये हुआ कि अंतिम समय में कम से कम राष्ट्रपति, संसद का नाम ले लिया तो राष्ट्रपति अपने आप आ गए। तो संसद के द्वारा पद से हटाया जा सकता है। और 105 ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन फिर 124 का 6 इंपॉर्टेंट है, जिसमें क्या दिया गया है? शपथ। तो ये चारों के चारों जो 5 अनुच्छेद है ना, ये आपको याद होना चाहिए। 5 सेक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, ये 5 जो सेक्शन है वो। क्लियर एकदम। अब चलते हैं हम लोग आगे, और ये आगे बात बोल रखा है अनुच्छेद 124, ये 125 वाला। ये यहां पर बोल रखा है कि न्यायाधीशों को वेतन कितना मिलेगा, इनका पेमेंट क्या होगा, इनके पेमेंट के बारे में बोला है। तो पेमेंट की बात जब बात हुई तो हमारे यहाँ जज कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं कि नहीं होते? एक तो होता है कौन सा न्यायाधीश? मुख्य न्यायाधीश। और मुख्य न्यायाधीश जो होगा उसके पास काम ज्यादा होता है, सबका मुख्य होता है, इसको ज्यादा मिलना चाहिए कि नहीं? तो हम लोग आज वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश को जो पैसे दे रहे हैं वो है 2.80 लाख रुपए, 2,80,000 रुपए जो है वो उसको हर महीने के मिलते हैं। और अन्य न्यायाधीश जो है, जो बाकी के 33 न्यायाधीश बन गए, बच गए, उनको थोड़ा सा जो है वो इससे कम मिलता है, 23,000 रुपए कम मिलते हैं इनको। तो उसको जो मिलेंगे वो कितने मिलेंगे? 2,50,000 रुपए, यानी 2.5 लाख रुपए है। कार्य, इनका कार्य वही होता है जो मुख्य न्यायाधीश का होता है। भाई न्यायाधीश करते क्या है, क्या काम करते हैं न्यायाधीश? केसों की सुनवाई करते हैं। नहीं, मुख्य न्यायाधीश क्यों करेगा? बाकी के लोग इसका कोई बरात में थोड़ी है बाकी के। ये सुनवाई सारे लोग मिलकर के करते हैं। 34 के 34 है, कभी होते नहीं 34, कभी 20-21 ही होते, बाकी पद खाली पड़े रहते हैं। तो ये मुख्य इसलिए कि इनकी जिम्मेदारी, इनके पास कोई भी केस वगैरह है तो वो किसको क्या देना है, मैनेज करना है, वो एक तरह से इनका मॉनिटर है भाई साहब, ये मान के चलो आप, इनको मॉनिटर करता है। बाकी ये सारे जज हैं वो मिलकर के केस सुनवाई करते हैं। मुख्य है वो, तो सब केसों में उसका रोल होना चाहिए। कल को कोई भी दिक्कत है तो हम मुख्य न्यायाधीश को पकड़ेंगे। बाकी सारे लोग ही मिलकर के करते हैं, अकेला ये नहीं करता। अकेला इतना सारा काम कैसे देखेगा? समझ रहे हो इस चीज को? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब देखो आ जाओ वेतन भत्ते के अंदर, याद रखना 2.80 लाख, ये 2.50 सबका पक्का हो जाएगा। उसके बाद जो है वो अपना आता है अनुच्छेद 126 और 127। ये दोनों जो है वो बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, जिनके बारे में आपको याद रखना है कि ये मामला क्या है, किस तरह से। नहीं, संसद क्यों देगी वेतन यार? संसद किसको देती है वेतन? ना, वेतन का तो लिखा हुआ है, वेतन का बाकायदे लिखा हुआ है। देखो एक बात यह है वेतन को लेकर के कि वेतन किसको कितना मिलेगा, इसको लेकर 2 प्रावधान है। एक तो संविधान में लिखा गया है कि कितना मिलना चाहिए, और एक बोला गया कि संसद निर्णय करेगी कि कितना मिलना चाहिए। तो जो संसद निर्णय करेगी उसको संविधान में नहीं लिखा गया है, समझ रहे हो? और संविधान में जो लिखा गया वो उतना ही मिलेगा। अब यदि हमें लगता है कि संविधान में इतना लिखा हुआ है, जैसे राष्ट्रपति को पहले जो है वो 1 लाख रुपए मिलते थे, ये जो जज लोग हैं उनको पहले अभी 2017 से पहले जो है वो चीफ जज को तो 1 लाख रुपए मिलते थे और अन्य को जो है वो 90,000 मिलते थे। ऐसा था 2017 से पहले इन न्यायाधीशों को, और ये अपने संविधान के अनुच्छेद 125 के अंदर लिखा हुआ था। अभी क्या कर दिया गया? 2.5 लाख और 2,80,000 कर दिया गया। तो कर दिया गया तो इसमें संविधान में बदला, हमने संविधान में बदला कि नहीं अब पहले ये मिलते थे अब ये देंगे। और संविधान में बदलाव कौन करता है? संविधान में संशोधन कौन कर सकता है? संविधान में संशोधन करने का काम अनुच्छेद 368 के अनुसार किसके पास है? संसद के पास, जिसकी प्रक्रिया बताई थी कि मैंने नहीं बताई। इसका मतलब इनका कार्य बढ़ाना हो तो भी संसद बढ़ा सकती है, संविधान में संशोधन करके इनका पेमेंट बढ़ा सकती है। समझ रहे हो इस चीज को? तो इस तरह से आप लोग इनके बारे में याद रखना कि भाई ये सारी बातें की गई। अब सुनो, देखो ये आ गया अगली बात। अगली बात आ गई है, और बात कौन सी है? 126 की। 126 में काफी शानदार बोली गई है बात, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। अब वो मरने वाली बात हो गई, मान लो अचानक से मर गया न्यायाधीश, मुख्य जो न्यायाधीश है वो, या फिर अचानक से उसने त्याग पत्र दे दिया, या वो कार्य करने में सक्षम नहीं है और हमने अगला मुख्य न्यायाधीश बनाया नहीं है। तो ऐसी स्थिति में कोई भी जो सीनियर जज होगा उसको हमारा राष्ट्रपति तुरंत प्रभाव से मुख्य न्यायाधीश बना देगा।
कोई भी सीनियर जज होगा उसको, फिर पूरी परंपरा के अनुसार देखा जाएगा कि सीनियर टीम किसका नंबर आ रहा है, और सीनियर टीम जिसका नंबर आ रहा है उसको बाकायदा शपथ दिलाएंगे, और शपथ दिला करके और फिर उसको मुख्य न्यायाधीश बनाएंगे। तो जो शपथ दिला के मुख्य न्यायाधीश बनेगा तब तक वो आदमी काम करेगा, फिर वो हट जाएगा, समझ रहे हो। और जो अचानक से पद खाली हो गया तो शपथ दिलाने का टाइम किसके पास है, तो उस समय शपथ नहीं दिलाई जाती, बस ये कह देता हाँ आप ये मुख्य न्यायाधीश का काम कर लेना, तो वो काम करने लग जाता है। और ऐसे आदमी को हम कार्यवाहक एक्टिंग चीफ जज बोलते हैं। और आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश है इसकी नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा, याद रखना राष्ट्रपति द्वारा इसकी नियुक्ति की जाएगी। तो अनुच्छेद 126 में वो ऑप्शन देता है, हालांकि पद खाली रह सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी काम कैसे होंगे, वो जो आदेश पारित करेगा तभी तो होंगे सारे, इसलिए इसको बनाया जाता है पहले। अब आ गया अनुच्छेद 127, इसके विपरीत है ये, और इसमें देखो ये बहुत बड़ी बात बोली गई है, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। तदर्थ न्यायाधीश बोले तो एड होक जज, इसको भी याद रखना आप, अंग्रेजी में भी एड होक जजों को भी याद रखना, इनकी नियुक्ति। अब ये जज होते कौन है, ये मामला क्या है इन जजों का, वो देखना है। तदर्थ किसे बोलते हैं, ये शब्द ही हमें कई बार हैरान कर देता है, इसलिए शब्द के बारे में थोड़ा सा चीजों को समझ लेना कि ये क्या होते हैं। जिस तरह से चीफ जज का पोस्ट खाली हो जाती है, जिस तरह से चीफ जज की पोस्ट, वैसे जजों की पोस्ट भी खाली हो जाती है। हमारे देश के अंदर एक कोरम फिक्स किया गया है, कोरम, कोरम का मतलब जानते हो क्या, ये कोरम फिक्स याद रखना, बहुत जगह काम आएगी आपको। कोरम का मतलब है कि कोई भी सदन चले, कोई भी सदन चले तो उसमें कम से कम कितने लोग होने चाहिए, उसका एक क्राइटेरिया है ये कोरम का क्राइटेरिया। और ये हमने देश में आज वर्तमान में कोरम के लिए क्या कर रखा है, कुल लोगों का 10% होना तो जरूरी है, ऐसा बोल रखा है, इसको कोरम बोलते हैं। कोई गणपूर्ति जिसका नाम सुना है ना तुमने, ये कम से कम इतने आदमी होने चाहिए तब तो गणपूर्ति होगी, उसी गणपूर्ति को हम कोरम बोलते हैं, याद रखना। तो ये कई बार पूछा गया भारत में कोरम के लिए कितना % होना चाहिए, तो वो 10% याद रखना। आप कंफ्यूज हो सकते हो 15% में, क्योंकि वहां पर 15% भी ऑप्शन में मिलेगा, और तुमने 15% भी याद किया है, मिनिमम कितने होने चाहिए 15%, ये भी तुमने देखा है, ये मैंने बताया था तुम्हें शायद 2-1 क्लास पहले ही। तो 15% क्या था बताओ, 15% क्या था, किसके लिए बोला था मिनिमम 15% हो सकते हैं, मैक्सिमम अधिकतम 15, इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए, ऐसे हमने याद किया था। मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है, 15%। केंद्र में किसकी 15%, लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% से ज्यादा नहीं, और राज्यों में विधानसभा के कुल सदस्यों का 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ऐसा यहां पर बोला गया है, समझ गए। अब ऐसे ही स्कोर इसको कंफ्यूज हो सकता है, तो अब आ गई है कोरम की बात। अब कोरम की बात आई है, गणपूर्ति है, तो सोचो जैसे मान लो हमारी लोकसभा है ये, और राज्यसभा मान लो, तो राज्यसभा के अंदर 245 आदमी हैं, सारे थोड़ी आ जाते हैं। मान लो कभी 10 आदमी आए, और 10 आदमी आकर के, और चलो यार बोलो कोई नहीं आया, 10 ही आए हम, तो राज्यसभा के आदमी तो है, चलो कानून बना देते फटाफट से, ने 10 के 10 एक ही पार्टी के थे, कानून लेके आए, बहुमत के लिए कितना चाहिए, 6 आदमी चाहिए, लो भाई 6 तो क्या पूरे के पूरे 10 ही डन कर देंगे, ओके ओके, और ये 10 आदमी कानून बना के चल जाएंगे, तो क्या 10 का कानून हमें मंजूर होगा क्या। इसलिए यह कहा जाता है कि राज्यसभा की कार्रवाई तभी चलेगी जब गणपूर्ति के लिए, मतलब कोरम के लिए कम से कम कितना होना चाहिए, और 10% का मतलब कितना होना चाहिए, कम से कम 25 तो होना ही चाहिए। और ऐसे ही हमारी लोकसभा जो है उसमें कितने हैं, 545, इसमें गणपूर्ति कोरम के लिए कम से कम कितने होने चाहिए, तब जाकर के लोकसभा की कार्रवाई चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी। अब समझ गए। ऐसे ही हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें कुल कितने सदस्य हैं, 34 है। इसका मतलब इनका 10% लिखाने गए तो कम से कम 4 जज तो होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, कम से कम 4 जज होने चाहिए, तब जाकर के सुप्रीम कोर्ट रनिंग में होगी और वो काम करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। कई बार ऐसा होता है कि 4 भी नहीं होते, इसका मतलब कोरम नहीं होता, गणपूर्ति नहीं होती पूरी, जज कम पड़ जाते हैं, क्योंकि पोस्ट लगभग खाली ही रहती है मान के चलो, और कभी 65 साल होती रहती है, वो लोग जाते रहते हैं, तो राष्ट्रपति को टाइम ना मिले, जज कम हो गए, और जज कम हो गए तो भाई साहब इधर 4 से भी कम रह गए, तो फिर ऐसा थोड़ी हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट काम करना ही बंद कर दे, देश का मामला ही बंद हो जाएगा। और राष्ट्रपति को टाइम नहीं, वो तो वो कॉलेजियम बना करके फिर न्यायाधीश बना करके भेजेगा, इतना तो टाइम है ही नहीं अपने पास। ऐसी स्थिति में हमने हमारे मुख्य न्यायाधीश को यह अधिकार दे रखा है कि भाई साहब जो भी मुख्य न्यायाधीश होगा
वो उसकी जिम्मेदारी होगी कि यदि कम से कम 4 जज भी नहीं है, कोरम भी नहीं हो रहा है, तो वो किसी को भी अस्थायी जज बना ले बिना शपथ की। जो जज बनने योग्य आदमी ना, उनको बुला ले कि आ जाओ यार, थे काम कर लो। राष्ट्रपति को टाइम मिले और वो जज बना करके भेजे, तब तक तुम आ जाओ और तुम काम करो, ऐसा वो कर सकता है। और ऐसे जो जज बनाएगा मुख्य न्यायाधीश, उन्हीं जजों को हम क्या बोलते हैं? तदर्थ न्यायाधीश बोलते हैं। सीधे शब्दों में ये सुनो आप तो, कि जिस तरह से कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता है, वैसे कार्यवाहक जज भी तो बनाए जा सकते हैं। और वो जो कार्यवाहक जज होते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? इधर एक्टिंग जज नहीं बोलते, इधर तो भाई साहब तदर्थ न्यायाधीश बोलते हैं, एडहॉक जज बोलते हैं। बोलो समझ गए क्या? और ये तब तक काम करेंगे जब तक कि जज नहीं बन जाते। अब मेन बात यह है कि इनकी नियुक्ति कौन करता है? भाई साहब नियुक्ति कौन करता है, यह पूछा जाता है। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, यह बड़ा प्रश्न है। और वहां पर आपको याद रखना है, मुख्य न्यायाधीश याद रखना, राष्ट्रपति आपको याद नहीं रखना, क्योंकि वो राष्ट्रपति आपको कहां मिलेगा? ऑप्शन में जरूर मिलेगा, ऑप्शन में जरूर मिलेगा। लेकिन यहां पर आपको बताना है कि ये मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त होता है। कॉमन सेंस लगा देना कि भाई साहब राष्ट्रपति द्वारा करवाएंगे तो फिर राष्ट्रपति जज ही बना के भेज देगा, उसके पास टाइम ही नहीं है। और तो फिर सारी हेड किसकी होती है? चीफ जज की होती है। तो वो चीफ जज की हेड है, तो हमने उसी को ये दे रखा टेंशन कि बेटा ऐसा नहीं हो तो खुद बना लेना। तो ये काम राष्ट्रपति द्वारा नहीं कराना है, ध्यान रखना। एक को थोड़ा सा एक अलग ही बात है ये। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा? मुख्य न्यायाधीश। क्लियर एकदम? अब चलो आगे, अब आगे हम चलते हैं तो आ जाता है अनुच्छेद 128। हाँ, ये तो तगड़ी बात पूछी तुमने। अब ये थोड़ा सा है, मैं रोक करके बता ही देता हूँ तुम्हें। ये क्या बोल रहा है कि मंत्री कहाँ से बनाए जा सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं बनाए जाते? मैंने तुम्हें क्या कहा? मंत्री बनने के लिए क्या जरूरत है? मंत्री बनने के लिए जरूरत है कि वो एमपी होना चाहिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना चाहिए। और एमपी हम किसको बोलते हैं? हम लोकसभा के सदस्यों को भी क्या बोलते हैं? एमपी बोलते हैं। हम राज्यसभा के सदस्यों को भी क्या बोलते हैं? और मंत्री कोई भी बन सकता है, यदि वो एमपी नहीं है तो भी बन सकता है वो। लेकिन कब तक बनता है? 6 महीने के लिए। फिर उसको संसद में पहुंचना हो तो वो राज्यसभा में पहुंच जाएगा तो भी हो जाएगा, और लोकसभा में पहुंच जाएगा तो भी हो जाएगा। और हमने ऐसा देख रखा है कि यदि ऐसा होता है तो मतलब वास्तव में लोकसभा राज्यसभा दोनों में से बन सकते हैं। और मंत्री भी, प्रधानमंत्री भी तो एक मंत्री होता है। जैसे प्रधानमंत्री बनता है वैसे मंत्री बनते हैं, दोनों की योग्यता एक जैसी है। आप ये देखो कि जब मनमोहन सिंह जो था, मनमोहन सिंह जब पीएम बने थे, प्रधानमंत्री बने थे, तो उस समय वो राज्यसभा के सदस्य थे। फिर भी प्रधानमंत्री बने कि नहीं बने? और बने रह सकते हैं लगातार, कोई दिक्कत नहीं। इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनी थी, मैंने आपको बताया था वो गूंगी गुड़िया 66 में, तब भी वो राज्यसभा की सदस्य थी। तो बन गई कि नहीं बन गई? आज बहुत सारे ऐसे मंत्री हैं जो राज्यसभा से हैं, है ना। आमतौर पर ज्यादातर ऐसा होता है कि लोकसभा से उठाए जाते हैं, क्योंकि ज्यादा लोग ही लोकसभा में होते हैं, है ना। और वो चुनाव लड़ करके फिर आते हैं, और वो बहुमत मामला कहाँ अटका रहता है? लोकसभा में अटका रहता है। तो उनको मनाना होता है लोकसभा वालों को, इसलिए प्रधानमंत्री ज्यादातर क्या करता है? लोकसभा में से उठाता है। लेकिन राज्यसभा में से भी उठा सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, और उठाते हैं बहुत बार। समझ गए? जो मैंने पहले तुम्हें बता दिया था। अब सुनो आगे देखो। अब यहां पर क्या हुआ? यहां पर सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए प्रावधान है, ये अनुच्छेद 128 वाला। ये जो रिटायर्ड जज हैं, इन रिटायर्ड जज के लिए किया गया। अब ये क्या प्रावधान है वो देखो। अब ऐसा तो है नहीं कि कोई जज 65 साल का होते ही रिटायर हो गया तो अचानक से उसका दिमाग खाली थोड़ी हो जाता है। भाई साहब बहुत तगड़ा अनुभव होता है उस आदमी में। ऐसे में अनुच्छेद 128 ये बोलता है कि हम रिटायर्ड जजों से भी काम ले सकते हैं। मान लो जज नहीं है और क्वालिफाइड करके वो नहीं आ रहे, तो हम रिटायर्ड जजों को दोबारा काम पे बुला सकते हैं, आ जाओ आप काम कर लो। इसके अलावा उनसे कोई कमेटी बना सकते हैं, जैसे राम मंदिर वाला फैसला आया था, तो उनमें जो जजों की कमेटी बनी थी उसमें बहुत सारे रिटायर्ड जज थे, तो उनको ज्यादा अनुभव होता है, इसलिए हम उनसे काम में ले सकते हैं। एक अनुच्छेद 128 हमें ये व्यवस्था करता है, लेकिन उसमें भी उन जजों की परमिशन जरूरी है, जबरदस्ती नहीं कर सकते। हम किसी रिटायर्ड जज से निवेदन कर सकते हैं, जज साहब आप रिटायर हो गए लेकिन हमें थोड़ा सा एक काम है, आप सेवा कर सकते हो क्या? तो वो बोलेगा नहीं मेरे को टाइम नहीं है, तो फिर हम बोलेंगे ठीक है। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती आना ही पड़ेगा तेरे को। उनकी जजों की परमिशन जरूरी है, उनकी इच्छा अनुसार कर सकते हैं।
हाँ, तो ये 128 वाला भी काफी महत्वपूर्ण है जो आपको याद रखना है। 128 के बाद फिर आता है अपना 129 वाला और 130 वाला, जो कि काफी शानदार जज है ये। फिर उसके बाद अपनी सुप्रीम कोर्ट जो है वो उनको बनाने का मामला खत्म हो जाएगा, या 130 तक। तो सुनो, देखो इनमें क्या लिखा गया है। इनके अंदर लिखा गया है 129 के अंदर कि अभिलेख न्यायालय होना ये क्या चीज है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या चीज है, वो देखना थोड़ा सा, ये भी काम की बात है। अभिलेख का मतलब क्या होता है? एक रिकॉर्ड होता है, लेख का मतलब लिखा हुआ रिकॉर्ड। इसका मतलब यह है, अनुच्छेद 129 का मतलब कि न्यायपालिका के द्वारा जारी किया गया जो भी रिकॉर्ड है वो सारा रिकॉर्ड अभिलेख न्याय कहलाता है, और वो सब जगह मान्य होगा। वो सब जगह मान्य होगा, कोई भी उसकी अवमानना नहीं कर सकता। यदि किसी ने उसको मानने से इनकार कर दिया तो अनुच्छेद 129 के तहत उस पर न्यायिक अवमानना का केस चलेगा, उसको कार्रवाई होगी। अब समझे नहीं तो मैं उदाहरण बताता हूं तुम्हें, उदाहरण के साथ समझो। जैसे मान लो तुमने कई बार ऐसा नहीं सुना कि फलाने जगह पर कोई कार्य चल रहा था लेकिन वहां पर कोर्ट का स्टे आ गया है, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया, या कोई भी कोर्ट है उसने स्टे लगाया, तो स्टे लगा दिया। ऐसा हुआ, कोई भी भर्ती है, वो भर्ती चल रही है यार, भर्ती चल रही थी लेकिन इन कारणों से कोर्ट ने उस भर्ती पर स्टे लगा दिया। तो स्टे कोई आदमी थोड़ी होता जो आके लग जाता, भाई ले मैं लग गया, अब मैं कुछ नहीं करने दूंगा तुम्हें, ऐसा नहीं होता। वो एक न्यायपालिका एक कागज जारी करती है, सुप्रीम कोर्ट एक कागज जारी करती है, ये यहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा है या फिर ये भर्ती जो प्रक्रिया चल रही है, इसको मैं आगे अनिश्चित काल तक इस पर रोक लगाई जाती है, अगला आदेश आने तक इसका कार्य वहीं पर रोका जाए, ये लिख देता है जज। और ये लिख करके न्यायपालिका की मोहर लग जाती है सुप्रीम कोर्ट की, ले भाई मोहर, और वो कागज जाता है जाकर के बोलता है लो इस पर अब निर्माण कार्य नहीं हो सकता। हो गया कि नहीं हो गया? अब वो जो कागज आया है वही एक रिकॉर्ड है, वो जो कागज आया जिस पर ये लिखा है, और वही अभिलेख है, वही कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। ध्यान रखना, जो न्यायपालिका आदेश जारी करता है वही। अब क्या उस आदेश को कोई मानने से इनकार कर सकता है क्या? हमारे देश में ऐसा कोई नहीं है जो उसको मानने से, जब संसद ही नहीं कर सकती तो फिर कोई नहीं कर सकता भाई साहब, उसके लिए राष्ट्रपति होगा, उसको मानना पड़ेगा। वो कोई भी उस न्यायपालिका के आदेश को नहीं मानना। अब वो आया, स्टे लग गया, फिर भी कोई कह रहा है ना कोर्ट और कुछ नहीं, मैं तो बनूंगा, और वो बना ही रहा है भाई साहब, निर्माण कार्य चल ही रहा है, तो फिर इस चीज को न्यायिक अवमानना मानी जाएगी कि तुमने न्यायपालिका की अवहेलना कर दी। अनुच्छेद 129 तो कहता है कि न्यायपालिका के द्वारा जारी किया गया रिकॉर्ड सब जगह मानना पड़ेगा, सबको मानना पड़ेगा, नहीं मानोगे तो न्यायिक अवमानना का केस चलेगा। तो फिर भाई साहब न्यायिक अवमानना का केस चलाया जाएगा उस पर, वो गया काम से। नहीं, क्यों कर दे गलत आदेश जारी, ऐसा कैसे कर देगी? और फिर अनुच्छेद यदि मान लो न्यायपालिका गलत आदेश जारी कर देती है तो न्यायपालिका कौन होती है? जज ही तो न्यायपालिका है, जज ही तो करेंगे वो आदेश जारी। और जज को हम दिख रहा है अच्छा बेटा ये क्या कर दिया, इसका मतलब वो पागल है तब गलत आदेश जारी करेगा, इसका मतलब वो उसमें दिमाग नहीं है या फिर और कुछ आता है या पैसे वैसे ले लिए उसने, कुछ तो गड़बड़ है। और यदि ये चीज हमें पता चल गई कि वो पागल है और वो पैसे वैसे ले लिया, वो भ्रष्टाचार कर लिया इसने, तो फिर हमारे पास अनुच्छेद 124 का सेक्शन 4 है ना, फिर महाभियोग हटाएंगे उसको, ये क्या कर दिया तूने, फिर हटा कर फिर उसका नंबर लेंगे, लेकिन उसका तो आदेश तो फिर भी मानेंगे, आदेश तो फिर भी मानेंगे, फिर वो हटाएगा, हटाने के बाद फिर संसद बोलेगी कि हाँ ये गलत आदमी, इसका आदेश अब मत मानो, फिर हम नहीं मानेंगे उसको हटाने के बाद, लेकिन तब तक तो मानना पड़ेगा, गलत हो तो गलत हो, कुछ भी हो चाहे से मानना ही पड़ेगा। न्यायपालिका ने दिया था बिल्कुल ओबीसी, और कोई दे ही नहीं सकता। या तो भर्ती बोर्ड है वो खुद रोकेगा उसको, या फिर ऐसे न्यायपालिका रोकेगी। नहीं, गलत जब गलत होता है उसको सही करने के लिए रोका जाता है, नहीं तो नहीं रोका जाता। आमतौर पर भर्तियों पे ऐसे रोक लग जाती है, जैसे मान लो तुमने पेपर दिया, पेपर लीक हो गया, बोर्ड कह रहा है कि नहीं भाई साहब पेपर लीक नहीं हुआ, हमने तो सही किया है, मना कर दिया, पेपर लीक हुआ ही नहीं, लेकिन तुम्हारे पास सबूत है कि देखो हमारे पास ये पेपर आ गया था, ये कोर्ट ने इस पे जारी किया, और ये कोर्ट ने क्या मतलब ये टाइम है, हमारे पास पूरा सबूत है कि देखो एग्जाम से पहले ये पेपर था, फोटो खींच रखी थी, फोटो का टाइम दिखा दिया, ऐसे कई बार होता नहीं क्या? तो फिर अब फिर भी बोर्ड तो क्या बोल रहा है कि नहीं नहीं मैं तो नहीं मानूंगा कि लीक हुआ है, लेकिन मामला तो गड़बड़ हो गया कि नहीं, वो लोगों के पास पहुंच गया था, अब तो वही लोग ने नौकरी लगेंगे जिनके पास पेपर पहुंच गया, मेहनत करने वाले थोड़ी लगेंगे। फिर ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हो, न्यायपालिका में केस ठोक सकते हो। फिर न्यायपालिका ने चेक किया, अच्छा बेटा बोर्ड झूठ बोल रहा है, ये तो सही है, थोड़े सबूत लेके आए, हमने प्रॉपर सबूत दे दिए, उसके बाद तुरंत प्रभाव से रोक लगा देगा उस पर कि रोको इस पर, ये गलत है, इसको दोबारा से कराओ पर पेपर, अच्छा है अपने लिए। फिर नहीं, उसका मेरे को जानकारी में नहीं है, लीक होते रहते हैं, पता नहीं कौन सा क्या है
अरे यार ये तो तुम्हारे कॉमन सेंस की बात है कि भर्ती रद्द इसलिए कर दी क्योंकि अग्निवीर बना दिए थे, अग्नि बना दिए थे, सारा काम हो गया था। तो किसने किया? बोर्ड ने किया, बोर्ड ने किया। हाँ हटा दिए, तो हटा सकते हैं, बोर्ड है वो। उसमें जब भी भर्ती प्रक्रिया आती है तो उसमें विज्ञप्ति में साफ साफ लिखा होता है कि यह जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है इसमें बोर्ड के पास यह अधिकार है कि कुछ बदलाव कर सकता है, कुछ भी चीजें इसमें हटा सकते हैं, वैकेंसी कम भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। बोले ये हमारे पास अधिकार होगा, तुम्हें अच्छा लगे तो भर्ती में फार्म भरना, मत नहीं तो मत भरना, ऐसे बोलता वो साफ साफ। तो उसके पास अधिकार था कैंसिल करने का, कर दिया उसने। और अब तुम्हारे पास यदि अधिकार है कि यार ये गलत हुआ है तो तुम लोग जाओ न्यायपालिका में और जाकर के बोलो केस चल रहा है। अब उसको न्यायपालिका को लगेगा कि यार इन छोरों ने मेहनत की थी और इन बेचारों ने सपने देखे थे, और तुम वो जो जिन्होंने केस किया वो प्रॉपर सबूत ले जाके दे देंगे कि यार इन छोरों के साथ गलत हुआ है, तो न्यायपालिका आदेश देगी कि उनको दो जो नहीं, तो फिर देनी पड़ेगी। इसीलिए अपनी न्यायपालिका, तो गलत हुआ तो अपन कहाँ जाएंगे? इधर जाएंगे। इसीलिए मैं तुम्हें बताया था पढ़ाने से पहले कि ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको पढ़ना तुम्हारे लिए जरूरी है, समझ रहे हो? क्योंकि कोई भी काम होता है तो हम ऐसी इसी के शरण में जाते हैं, ये हमारे अच्छे के लिए है। जब भी कुछ गलत हो हम न्यायपालिका की शरण में चले जाए तुरंत प्रभाव से, और अच्छा होगा फिर हमारे लिए। वो न्यायाधीशों की नियुक्ति वाला कॉलेजियम को बदला गया था, वो ठीक था क्या? कुछ भी नहीं था। हम गए उधर और जाकर के किया तो देखो हुआ, सही हुआ। ऐसे समय समय पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो होती हैं, जैसे कई बार ज्वाइनिंग को लेकर के है। जैसे अभी कुछ दिन पहले फैसला आया कि जो कोई पुलिस में है वो यदि उसकी मौत हो गई तो मौत होने के बाद उसकी औलाद को नौकरी दी जाएगी, इसको अनुकंपा नौकरी बोलते हैं। तो कुछ दिन पहले ऐसा मामला हुआ, तुम अखबार में पढ़ा करो, देखो न्यायपालिका के बहुत अच्छे अच्छे फैसले आते ही रहते हैं। आज न्यायपालिका ने ये फैसला दिया, वो उन पर विचार किया करो फिर। तो उसमें क्या हुआ, एक लड़की थी जिसने बोला कि मैं मेरे पिता की जगह नौकरी लगूंगी, लेकिन उसका ब्याह हो रखा था, तो बोर्ड ने ये बोला कि नहीं तू नहीं लग सकती क्योंकि तेरा तो ब्याह हो गया, इसलिए तेरे को नहीं लगाएंगे। तो उसने केस ठोक दिया कि ना, मैं मेरे बाप के बाद मेरी माँ का देखभाल मैं ही करूंगी, और कोई मेरे घर में जो है भाई बहन वगैरह वो छोटे हैं, अब मेरी शादी हो गई तो क्या हुआ, लेकिन मैं करूंगी इनकी देखभाल, तो नौकरी मेरे को चाहिए, संतान तो मैं भी हूँ। केस ठोक दिया उसने जाकर के, भाई मेरे को चाहिए। अब न्यायपालिका ने आदेश दिया कि नहीं भाई इसको ही दो, तो फिर अब देना ही पड़ेगा। मना कर सकते हैं क्या? बताओ, कोई मना नहीं कर सकता, फिर देना ही पड़ेगा। तो हमें यदि कोई नहीं हो रहा तो इससे आदेश जारी करवा दो, कोई भी होगा करना ही पड़ेगा उसको, समझ रहे हो इस चीज को? इसलिए बहुत मंदिर, ये न्याय का मंदिर है। अब चलते हैं अनुच्छेद 130 के अंदर। समझ गए कि 129 का मतलब क्या है? अभिलेख न्यायालय क्या होता है पक्का है? अब सुनो, 30 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो सीट है ना, सीट का मतलब है कि ये हमारा जो इसका मुख्यालय है, ये मुख्यालय ऑल टाइम कहां पर होगा? दिल्ली में होगा। ये बात बोली गई है कि इसका मुख्यालय दिल्ली में होगा। अब यदि हम सुप्रीम कोर्ट आज वर्तमान में दिल्ली है, संविधान के अनुच्छेद 130 में लिखा गया कि दिल्ली में होगा। यदि हम इसे और कहीं करना चाहते हैं तो संविधान में संशोधन करेंगे, फिर वहां पर बनाएंगे। तो ये बात भी अलग से बोली गई। ऐसे करते हुए सुप्रीम कोर्ट को पूरी तरह से बना दिया है, संपूर्ण तरीके से बना दिया है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो सबसे मेन बातें हैं वो है हमारी सर्वोच्च न्यायालय की जो कार्य व शक्तियां, समझ रहे हो? कार्य व शक्तियां, पावर एंड फंक्शन। अब बड़ा मामला शुरू हुआ है अगला, जो तुम्हें तरीके से समझना है। अब कार्य शक्तियां क्या काम करेगी? ये कोई चुनाव लड़ेगी, सड़कें बनवाएगी, या फिर केसों की सुनवाई करेगी? क्या करेगी बताओ? केसों की सुनवाई करना इसका काम है। तो कौन कौन से ऐसे केस हैं जो यहां पर ले जा सकते हैं? कौन कौन से केसों की इसके पास में सुनवाई करने का अधिकार है? ये बहुत तगड़ी इंफॉर्मेशन है जो आपको याद रखनी है। पहली बात तो एक दिमाग लगाना, थोड़ा सा दिमाग लगाना। हमारे देश में हाई कोर्टों की संख्या कितनी है? 25। हमारे देश में हाई कोर्टों की संख्या 25 है। पक्का है? 25वें नंबर की हाई कोर्ट कौन सी है? तो बता। हैदराबाद तो पहले से थी, तेलंगाना में चली गई। हाँ, तो वो आंध्र प्रदेश में बनी है, आंध्र प्रदेश में बनी है, समझ रहे हो? 25वें नंबर की। अब मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं वो बताओ, राजस्थान में भी है कि नहीं हाई कोर्ट, जिसका मुख्यालय जोधपुर में है? राजस्थान हाई कोर्ट में 50 जज हैं, समझ रहे हो? 50 जज अकेले राजस्थान हाई कोर्ट में है। ऐसे अलग अलग हाई कोर्टों में जजों की संख्या ज्यादा होती है, जबकि सुप्रीम कोर्ट तो सबसे ऊंची है कि नहीं है? पूरे देश को संभालती है। और राजस्थान वाले तो केवल राजस्थान वाला मामला है, फिर भी उसमें कितने? 50। और देश की सुप्रीम कोर्ट में कितने हैं? 34। जो पूरा देश संभालते हैं वो तो केवल 34, और हाई कोर्ट अकेली जो एक है उसमें हमने 50 देख लिए। भाई साहब, जज वहां ज्यादा होंगे जहां काम ज्यादा होगा। जज वहां ज्यादा बनाए जाते हैं क्योंकि काम ज्यादा होता है वहीं पर। आप समझ जाओ, इस चीज को आप समझने की कोशिश करो कि जज ज्यादा कहां होते हैं।
ज्यादा जज कहाँ बनाए जाते हैं, है ना। और इसका मतलब ये समझो कि काम ज्यादा होता कहाँ है, काम का प्रेशर ज्यादा कहाँ होता है, हाई कोर्टों पर होता है, हाई कोर्टों पर होता है, वो ज्यादा तरीके से काम करती हैं और वो एक रीढ़ की हड्डी होती है ऐसा देखा जाए तो हम लोग यदि बात करें हाई कोर्ट की तो वास्तव में काम ज्यादा है, इसके पास इतना काम नहीं है, इसके पास ऐसा काम नहीं है, ज्यादा नहीं है। तो ये क्या नहीं है वो चीज हम लोग बात करेंगे, लेकिन आज नहीं कल कर लेते हैं। हाँ भाई क्या बात हुई, नाथी का बड़ा समझ रखा है ऐसे ही, नाथी का बड़ा समझ रखा है ऐसे ही, क्लास चल रही है, रिकॉर्ड हो रही है ऐसे ही, मतलब जा रहे हो आ रहे हो और आवाज वगैरह ठीक है। हाँ तो अपनी चल रही थी बात किसकी, सुप्रीम कोर्ट की कार्य व अधिकार, कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्या काम करता है और किस तरह से करेगी। हमें पता है सुप्रीम कोर्ट जो है वो केसों की सुनवाई करने का काम करेगा, इसका और कोई काम तो है नहीं। एक विचार हम लोग कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज केवल कितने हैं, 34, और अकेले एक हाई कोर्ट में ही जज बहुत ज्यादा होते हैं, मतलब काम का प्रेशर वहां ज्यादा होता है जहां पर जज ज्यादा होते हैं। इसका मतलब हाई कोर्ट के जो हैं और जितनी निचली अदालत होगी उतना ही काम का प्रेशर ज्यादा होता है। सुप्रीम कोर्ट पर काम का प्रेशर ज्यादा नहीं है, शायद इसी वजह से इसमें 34 जज हैं और वो मैनेज कर लेते हैं। तो ध्यान रखना, यदि हम ये सोचें कि मान लो अपनी कोई लड़ाई हो गई पड़ोसी से, हमने पड़ोसी का माथा फोड़ दिया, कुछ भी हो गया है ना, और हम सोचें कि यार केस करें, कहाँ जाएं, मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, दिल्ली तक पहुंचाऊंगा मेरी बातें, तो हम सोचें कि सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाके केस करेंगे, तो हम नहीं कर सकते। कोई भी केस हम लोग सीधा डायरेक्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं कर सकते हैं, हमें पहले निचले अदालतों में ही जाना पड़ेगा, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट में कोई भी केस नहीं जाता है, कुछ चुनिंदा केस ही ऐसे हैं जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर डायरेक्ट जाते हैं, कुछ ही केस जाते हैं, और वो 3 तरह के केस हैं जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाते हैं, सीधे सुप्रीम कोर्ट के लिए बने होते हैं, बाकी कोई भी केस सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाता है। अब वो केस कौन कौन से हैं उनकी बात करूंगा मैं, कि कौन कौन से केस हैं। जो केस सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं उसे हम बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, प्राइमरी पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये इसको हम लोग बोलते हैं। जो भी केस हम सुप्रीम कोर्ट में ले जा सकते हैं उन सबको। तो अनुच्छेद 31 जो है 131, 30 के बाद कौन सा आ गया, 131 आ गया, 130 तक हम पूरा कर चुके थे कवर। अब 131 में उन केसों का जिक्र है जो केस सीधे और सीधे कहां जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में। जो केस सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे वो उसका प्रारंभिक क्षेत्राधिकार होगा, प्राइमरी वर्क होगा, प्राइमरी जुडिशिकेशन की, मतलब वही काम करेगा उसको और कोई काम नहीं करेगा। अब आपको ये बात जानने वाली है, आपको ये चीज पता होना चाहिए कि कौन सा केस जो है वो सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, उनको हम और कहीं नहीं ले जा सकते। वो केस वास्तव में बहुत हाई प्रोफाइल होंगे और बहुत अच्छी बात है कि वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। उन केसों की जानकारी सुनना आप लोग। सबसे पहले एक केस तो मैं आपको बता चुका हूं, अनुच्छेद 71, अनुच्छेद 71 की बात मैं आपको बता चुका हूं। उपराष्ट्रपति का जो अनुच्छेद थे वो सीधे जाके खत्म हो रहे थे कहां, 71 पर। और जब 71 मैंने पढ़ाया था तो याद करना, मैंने कहा था कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में यदि कोई भी विवाद हो जाता है तो उसका केस सीधा कहां जाएगा। तो एक केस तो ये हो गया कि जो सीधा सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाएगा अनुच्छेद 71 के अनुसार, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव का विवाद। दूसरा केस सुनो, दूसरा केस तुम्हें ऐसा लगना चाहिए मैं जब बताऊं तब कि हाँ सर ये केस तो ऐसे ही है, वास्तव में सुप्रीम कोर्ट के लिए होने चाहिए, हाई कोर्ट में जाएं तो कौन सी में जाएंगे, कैसा होगा, वो तुम्हें लगना चाहिए। दूसरा केस है यदि हमारे बहुत सारे राज्यों या एक राज्य व केंद्र के बीच कोई विवाद हो जाए, केंद्र और राज्यों के बीच में कोई भी विवाद हो जाए, मान लो केंद्र ने कोई कानून बनाया, राज्य लोग कहते हैं हम नहीं मानेंगे, है ना, राज्य लोग कोई कानून बनाए और वो आउट ऑफ जो है वो उनके राइट्स है और केंद्र कहेगी नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते, तो ऐसा यदि कोई भी विवाद हो जाता है तो वो केस भी सीधा कहां जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय में जाएगा अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 131, और ये इसका प्राइमरी वर्क है। और तीसरा कार्य जो भी काफी महत्वपूर्ण है, यदि 2 या अधिक राज्यों के बीच कोई विवाद हो जाता है, यानी कोई एक राज्य है, 2 राज्य है ना, उनके बीच में लड़ाई होगी, एक राज्य में तो कैसे होगी, है ना, 2 या अधिक राज्यों के बीच, 3-4 राज्यों में हो गई, 2 राज्यों में कोई भी लड़ाई होगी। लड़ाई का मतलब ऐसा तो नहीं है कि भाई साहब उनकी पुलिसें आपस में लड़ रही, मान लो नदी के लिए लड़ाई होगी, किसी क्षेत्र को लेकर लड़ाई होगी, जैसे पंजाब हरियाणा राजस्थान के बीच में चलता ही रहता है, वो राज्य कहता है नहीं पानी मेरे को इतना मिलना चाहिए, दूसरा कहता है मेरे को इतना मिलना चाहिए। यदि ऐसा कोई विवाद होता है राज्यों के बीच में तो वो विवाद की सुनवाई भी केवल कहां होगी,
सुप्रीम कोर्ट में होगी। बस केवल यही 3 केस हैं जो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, इसके अलावा कोई भी केस सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाता है। ये 3 के अलावा कोई केस नहीं जाता, हाँ डायरेक्ट नहीं जाता। फिर तुम सुनोगे, तुम्हें पता चले, आप लोगों के मन में आना चाहिए सर राम मंदिर वाला जो केस है उसकी तो फैसला जो है वो कहां से आया था, सुप्रीम कोर्ट से आया था, है ना। राम मंदिर में किसी राज्य के बीच लड़ाई नहीं हो रही थी, किसी केंद्र और राज्य के बीच में भी लड़ाई नहीं थी, वो है ना, वो तो धर्मों की लड़ाई थी और वो अनुच्छेद 71 भी नहीं था, फिर भी फैसला किसने दिया। और बहुत सारे ऐसे केस हैं जो जिनकी फैसला फिर भी कौन देता है, सुप्रीम कोर्ट देता है। तो ऐसा क्यों हुआ, उसका जवाब सुनो। हम ये 3 केस ऐसे हैं जो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में ले जा सकते हैं, बाकी के केस भी हम ले जा सकते हैं लेकिन वो अपील के माध्यम से ले जा सकते हैं, और वो हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के अपीलीय न्यायिक क्षेत्राधिकार यानी अपीलीय जो जुडिक्रेशन है वो क्या है। अब अपील किसे कहते हैं हम वो सुनना। अपील का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो निचली अदालत, हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट, उन किसी ने भी हमें कोई फैसला सुनाया हो, फैसला सुनाने के बाद किसी को भी जब फैसला मिल गया कि हाँ बेटा तेरे को 10 साल की सजा है, तेरे को उम्र कैद की सजा है, ऐसा फैसला दे दिया उसने फाइनल, तो वो फैसला लेकर के हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं कि हे माननीय सुप्रीम कोर्ट जी, मैं आपसे अपील करता हूं कि मेरा ये जो फैसला है वो इस हाई कोर्ट ने दिया है और मेरे को ये सजा दी है, कृपया आपसे विनती है कि मेरे को लगता है कि मैंने इतना बड़ा अपराध नहीं किया, आप भी इस पर सुनवाई करो। ऐसे फैसला आने के बाद हम अपील करके ले जा सकते हैं, और वही सुप्रीम कोर्ट का अपीलीय क्षेत्राधिकार है, अपीली पावर है। अब ये अपील भी हम सीधा नहीं कर सकते, अपील करने के लिए भी कुछ कंडीशन चाहिए। अपील तो समझ गए ना होता क्या है। अपील भी हम डायरेक्ट नहीं कर सकते। जैसे राम मंदिर वाला केस था, पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट में चला, और जब हाई कोर्ट में चला, हाई कोर्ट ने जब फैसला दिया और उसके बाद में जो चीजें हुई उसके बाद अपील करी कहां पर, सुप्रीम कोर्ट में, तो वो अपील के माध्यम से गया था सुप्रीम कोर्ट में। अब अपील भी सीधे नहीं कर सकते भाई साहब, अपील की भी कुछ कंडीशन है, और वो कंडीशन सुनो ध्यान से, वो कंडीशन सुनो कि कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसके तहत हम सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, मतलब शर्तें भी है इसके लिए। अब शर्त कौन सी है, देखो शर्तें ये है कि जब आप अपील करो तो उस अपील के लिए कंपलसरी है कि जिस कोर्ट ने आपको सजा सुनाई है, किसी हाई कोर्ट ने मान लो सजा सुनाई है, तो वो सजा सुनाते समय ये बोले कि ले मैं तेरे को 10 साल की सजा सुनाती हूं, लेकिन तेरा केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में अपील करने योग्य है, तो इसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में कर सकता है, तब कर सकते हैं। एक कंडीशन तो ये होगी कि जब निचली अदालत जो है, वो निचली अदालत यानी हाई कोर्ट जो है वो इसकी अनुमति दे, तब हम अपील कर सकते हैं। कंडीशन नंबर 2, यदि सुप्रीम कोर्ट को जो है वो ये केस ऐसा लगे, सुप्रीम कोर्ट को खुद को लगे कि यार ये जो केस है वो मेरे पास अपील करने योग्य है, मतलब सुप्रीम कोर्ट खुद परमिशन दे कि हाँ यार ये इस केस की सुनवाई मेरे पास कर ले, तो हम कर सकते हैं। ये कंडीशन भी होना जरूरी है। सोचो ये दोनों, मतलब या तो निचली अदालत बोले या ऊपरी अदालत। यदि निचली अदालत ने बोल दिया और फिर हम सुप्रीम कोर्ट में ले जाने, तो यहां सुप्रीम कोर्ट की मर्जी भी चलेगी। सुप्रीम कोर्ट बोलेगी, फिर सुप्रीम कोर्ट बोल सकती है कि नहीं निचली अदालत बोल तो रही है लेकिन ठीक है इसी से काम चला तो यही सजा मिलेगी, मैं नहीं सुनूंगी इसकी, तो ऐसा कर सकता है। लेकिन कुछ 2 कंडीशन और हैं जिसके तहत भी हम ले जा सकते हैं इसके अलावा। वो कंडीशन कौन सी है, देखो तीसरी कंडीशन है, यदि आपराधिक मामलों के तहत मौत की सजा मिली हो, सजाए मौत मिली हो, तो भाई साहब ऐसे मामले की अपील हम विदाउट कंडीशन, इन बिना कंडीशन के सीधा सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। इसके लिए कोई कंडीशन की आवश्यकता नहीं है। तो सजाए मौत की सजा मिलने चाहिए। मौत तो भाई साहब बापड़े का जीवन का ही बात होगी, मरने वाला है तो मरने वाला तो उसको तो जाना जरूरी है। और तीसरी एक और चौथी कंडीशन, इस चौथी कंडीशन के तहत भी ये दोनों नहीं चाहिए, यदि मामला आप संवैधानिक बना देते हो, यानी मामला संवैधानिक है, कॉन्स्टिट्यूशनल यदि मैटर है, तो उसकी अपील भी बिना कंडीशन के सीधा सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। ये 4 तरह के रास्ते हैं जिसके माध्यम से हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। इसके अलावा कोई 5वां रास्ता नहीं है जो हमें सुप्रीम कोर्ट जाने की अनुमति दे। अपील के लिए भी ये जरूरी है। अब कुछ देखो, संवैधानिक मामलों का मतलब कैसे भी किसी भी तरह से कोई अनुच्छेद का जिक्र हो रहा हो, कोई मूल अधिकारों में बात हो, मतलब मामला संविधान को लेकर के हो, तब जाके, जैसे राम मंदिर वाला मामला था, संवैधानिक मामला था, धर्म को लेकर के, धर्मनिरपेक्षता को लेकर के बात आई, तो फिर वहां पर उसकी कंडीशन, कोई कंडीशन नहीं लागू हुई, ये भी नहीं, हम सीधा कहाँ ले गए, सुप्रीम कोर्ट में ले गए। सुप्रीम कोर्ट को स्वीकार करना पड़ता है और उसको ये बताना पड़ता है कि हाँ ये ठीक है। अब जैसे मैं तुम्हें कुछ उदाहरण देता हूँ, देखो पढ़े लिखे इस तरह से होते हैं जो
चीज़ें चलती है वो कैसे चलती हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है, लगभग 5-6 महीने पहले की बात है, जयपुर में बम धमाके हुए थे चांदपोड़ के अंदर। और वो जो हाँ जो लड़के थे जिन्होंने मतलब ये धमाके किए थे, जयपुर के रहने वाले थे, है ना, लोकल, उनको पकड़ लिया गया था और उन पर केस चल रहा था। अभी क्या हुआ, यहाँ जयपुर की सेशन कोर्ट ने उनको मृत्युदंड का सजा सुनाई और बोला कि इनको 2 दिन में ही लटका दो, 2 दिन में लटका दो, इनको मृत्युदंड से सजा दी जाए। तो सब खुश हो गए, बोले यार ठीक है, अखबार में आ गया, सारी बातें थी। लेकिन पढ़े लिखे होने का इतना परिणाम निकला कि उनका वकील था, जानते ही ये सारी चीजें, उन्होंने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी। मौत की सजा थी कि नहीं थी, सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी पड़ेगी, तो कर सकते हैं, कंडीशन की कोई आवश्यकता नहीं है, सुप्रीम कोर्ट को मानना पड़ेगा इसको। अब सुप्रीम कोर्ट में अपील की, अब सुप्रीम कोर्ट स्वीकार करेगी, फिर तारीख आएगी, सुनवाई करेगी, तब तक तो 2 दिन तो निकल जाएंगे। अब ऐसे में यदि हो गया तो फिर सुप्रीम कोर्ट ये थोड़ी कहेगी कि नहीं नहीं, 2 इतना पहले कैसे है, 2 दिन में, 2 दिन में मैं कैसे सुनाऊंगी, या 2 दिन के अंदर हाथों हाथ ही सुनाए। सुप्रीम कोर्ट को समय चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ओके सुनाएंगे। उन्होंने कहा माननीय सुप्रीम कोर्ट जी, आप तो समय लोगे और फिर सुनवाई करोगे, जब तक तो हमारे लोगों को तो लटका दिया जाएगा उनको। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने उन पर रोक लगाई, नहीं नहीं, फिर तो बोला अपील का अधिकार है इनके पास, अपील करेंगे और तब तक इनको समय चाहिए। तो फिर 2-3 महीने का और समय मिल गया उनको, इसकी वजह से कि सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने फिर चेक किया अपील को और सुप्रीम कोर्ट ने कहा अच्छा ठीक है, ये तो सही है एकदम, लटका दो इनको। तो फिर लटका दिया, बाद में लटकाया तो सही उनको, लेकिन हाँ नहीं, अफवाह नहीं थी, सही थी वो बात। किसने बोला विस्फोट नहीं हुआ था, कब की बात है ये? नहीं नहीं, जो हुआ था उसकी बात है ये। जब ये चीज हुई कि भाई विस्फोट हुआ था, तब की बात बता रहा हूँ, है ना। और उस समय में ये सारी चीजें थी और काफी शानदार, लगभग 2008 या 9 की बात है ये, है ना। नहीं नहीं, भारत से तो इनको पाकिस्तान वाले रहे तो इनको क्या थे, सपोर्ट कर रहे थे। बाकी लड़के ऐसे यहाँ के थे, कई बार झांसे में आ जाते हैं ऐसे अपने युवा। जैसे मान लो कोई बेरोजगार है तुम्हारे जैसे, यार पैसे की आवश्यकता, तुम्हें आके कोई बोले कि लो तुम्हें इतने पैसे देते हो, वहाँ जाके बम रख के आ जाना, बस तुम्हें कुछ नहीं करना है। अब तुम लोग तगड़े शौकीन हो, हाँ संगठन उधर से जुड़ा हुआ था, तो उनको पकड़ लिया। वो अपराध तो था ही उनका, है ना। वो तो पकड़े नहीं जाते, वो तो भाई साहब कहाँ बैठे हैं, उनको कैसे पकड़ेंगे, लेकिन यहाँ वाले तो पकड़े ही जाते हैं और उनको काम तमाम कर दिया जाता है। तो ऐसे में वास्तव में ये चीजें हुई और उनको बचाया गया। तो दिमाग था तभी बच गए वो थोड़ा दिन, और फिर बाद में मरे तो मर गए, तो कोई बात नहीं, अच्छा हुआ। हाँ और क्या, लटकाए गए फिर उनको सजा। अब यहाँ पर संवैधानिक मामला हो तो भी कर सकते हैं, ऐसे करते हुए इन अपील कर सकते हैं। अब अपील कौन कौन से केस होते हैं जिनकी अपील कर सकते हैं? हमारे यहाँ पर वर्तमान में 3 तरह के केस होते हैं, केवल 3 ही तरह के केस होते हैं जिनके बारे में हम अपील सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। अब अपील कौन कौन से हैं, देखो इसमें कौन कौन से केसों की अपील कर सकते हैं हम, ये देखना। सबसे पहला मामला है संवैधानिक मामलों की अपील, दूसरा है दीवानी मामलों की अपील, तीसरा है आपराधिक मामलों की अपील। ये तीनों नाम आपने सुन रखे होंगे, बढ़िया है ना। अब तीनों नाम आपने यदि सुन रखे हैं तो आप एक चीज देखो, यहाँ पर जो देखने वाली बात है कि इन तीनों के अलावा कोई केस नहीं होता। केस 3 तरह के होते हैं, या तो मामले संवैधानिक होंगे, या मामले दीवानी सिविल केस होंगे, या मामले आपराधिक होंगे। अब देखो संवैधानिक तो आप समझ गए, जो संविधान से जुड़ा है। दीवानी मामले किसे कहते हैं? सिविल मामले। सिविल मामले वो होते हैं जिन मामलों में कभी कोई अपराध ना हो, केस तो हो लेकिन अपराध ना हो। जैसे मान लो किसी के बीच आपसी लेन देन का मामला हो गया, कोई जमीन का विवाद हो गया कि ये मेरी है, वो बोलेगा मेरी है, भाइयों में कोई जमीन का विवाद की लड़ाई होगी, तो उसमें अपराध तो नहीं है ना, है ना, अपराध की कोई सजा भी नहीं होगी, लेकिन ये केस तो है, कम से कम उनमें लड़ाई तो हो रही, तारीख पे तारीख तो पड़ेगी उनकी। तो ऐसे केस सिविल केस होते हैं। जैसे तलाक का मामला है, पति पत्नी के बीच तलाक की लड़ाई चल गई, तो अब उसमें कोई अपराध तो नहीं है, लेकिन वो उधर केस तो चलेगा। अब ऐसा केस चलेगा तो तलाक से संबंधित मामले भी किस में होते हैं? ये दीवानी के अंदर होते हैं, सिविल मामले में होते हैं, नहीं इसमें अपराध होते नहीं है। अपराधी कौन से होते हैं बताइए? अपराधी कौन से होते हैं? जिनमें अपराध हो, चोरी कर लेना, किसी का मर्डर कर देना, है ना, बाकी के सारे जितने भी हो सारे। और यदि तलाक में भी लड़की मामला दहेज को लेकर बना दे तो अपराध हो गया कि दहेज के लिए हो रहा है, तो फिर गया काम से अपराधिक बना दिया गया, है ना। तो ऐसे ही केस, दोनों केस तगड़े हैं। अब इनका एक नाम और है, देखो एक एक नाम और है। इसको दीवानी बोलते हैं, एक को हम फौजदारी बोलते हैं। ये जो अपराधिक केस है ना, उसको फौजदारी मामला बोलते हैं। ये नाम तुमने सुना होगा, तो दोनों को याद रखना। जो सिविल मामले होते हैं उनको तो दीवानी बोलते हैं। और जिसमें अपराध होता है, अब अपराध होगा तो पक्का है फौज ठोकेगी कि नहीं ठोकेगी, है ना। ऐसे में नहीं ठोकेगी दीवानी वाले में, सिविल में नहीं ठोकेगी।
लेकिन क्रिमिनल जो मैटर है उस क्रिमिनल में आपराधिक में ठोकेगी, इसलिए आप इसको याद रखना, आपराधिक मामलों को ही, क्रिमिनल मैटर को ही हम क्या बोलते हैं, और सिविल मामलों क्या बोलते हैं। अब सिविल दहेज ये क्या बोलते हैं अपना तलाक वाला मामला है, सिविल में आ गया। अब तलाक आमतौर पर कब होता है, जब आदमी दीवाना हो जाता है किसी और के चक्कर में, होता है कि नहीं होता, जब पक्का होता है तलाक होगा। तो उसी से याद रखना भाई, दीवानी मतलब मामला दीवाना है और मामला सिविल है। कई बार ये कंफ्यूजन हो जाता है, ऐसा प्रश्न आता है तो हम इसमें कंफ्यूजन हो जाते हैं कि दीवानी कौन से है, ये अब फौजदारी कौन से है। अब याद हो जाएगा। अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट ये कहता है, अनुच्छेद 132 के अनुसार, हमारा संविधान कहता है, अनुच्छेद 132 के अनुसार सिविल ये संवैधानिक, सारे संवैधानिक मामलों की अपील हम कहां कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। अनुच्छेद 133 कहता है कि दीवानी मामलों की अपील हम कहां कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं, लेकिन उसमें कंडीशन होनी चाहिए, है ना। और अनुच्छेद 134 कहता है कि फौजदारी मामलों की अपील हम कहां कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी कंडीशन होना चाहिए, या तो वो निचली अदालत दे या ऊपरी अदालत दे। अब इसमें से कौन सा केस ऐसा होगा जिसमें मृत्युदंड वाला आ सकता है मामला, इसमें आ सकता है, समझ रहे हो। और इसमें भी मतलब कंडीशन आ गई कि या तो सुप्रीम कोर्ट अनुमति दे, निचली अदालत अनुमति दे, या फिर मामला मृत्युदंड का हो। ऐसे करते हुए 32, 33, 34 लगातार कंटिन्यू याद रखना है। और सबसे काम के अनुच्छेद है ये, पहले संवैधानिक याद रखना है, फिर दीवानी, फिर आपराधिक याद रखना है, रख लोगे आराम से। और अनुच्छेद 130 में हमने खत्म किया था, सुप्रीम कोर्ट को बना दिया था भाई उसका जो मुख्यालय है वो दिल्ली में होगा। और दिल्ली के बाद में हमने लगातार ये देखे हैं, पहले प्रारंभिक, फिर उसके बाद संवैधानिक, फिर उसके बाद दीवानी, और उसके बाद अपराध। तो 31, 32, 33, 34 तक यही अनुच्छेद थे जो आपके काम के हैं, हमें पढ़ना चाहिए। बाकी के अनुच्छेद इतने काम के नहीं, उसमें ज्यादा माथाफोड़ी नहीं करनी है तुम्हें। 2 अनुच्छेद ऐसे हैं जो और हैं जो काम के हैं, उनको भी थोड़ा सा आपको जानना चाहिए, जिनमें से एक तो आप पहले से ही जानते हो, है ना। और एक ऐसा है जिसको हम लोग कभी मूल अधिकार पढ़ेंगे, ये फंडामेंटल राइट्स, हाँ मूल अधिकार पढ़ेंगे तब उनको ज्यादा जाना जाता है। एक अनुच्छेद है काम का, और वो अनुच्छेद देखो कौन सा है, वो अनुच्छेद है आर्टिकल 139। और इस 139 के अनुसार 5 तरह की जो रिट है वो हमारी सुप्रीम कोर्ट जारी करती है, जिसका नाम तुमने सुना होगा, बंदी प्रत्याक्षीकरण, परमादेश, अधिकार प्रछा, है ना। हाँ, ये 5 तरह की रिट होती है, 5 प्रकार की। अब ये रिट जो है वो मूल अधिकारों के प्रोटेक्शन के लिए जारी की जाती है। तो इसके लिए आपको पहले मूल अधिकार आने चाहिए, उसके बाद इन रिटों का मामला तुम अच्छे से समझोगे, तब जाके क्लियर होगी। लेकिन फिलहाल नाम सुन रखा है तुमने, तो उनका ये अनुच्छेद याद रखना भाई, 139 के अनुसार ऐसा काम किया जाता है। एक अनुच्छेद मैंने आपको पहले से तैयार करवा रखा है, आपको बहुत बढ़िया तरीके से आता होगा, 143। बताओ 143 समझ गए। तो ये 143 में क्या लिखा हुआ है बताओ, क्या लिखा हुआ है इसमें, खूब 143 करवाई थी कि नहीं। हाँ, तो जब 143 करते हैं तो हम क्या करते हैं, दोस्त से आकर के सलाह लेते हैं। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, सलाह लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह दे सकती है, एडवाइस दे सकती है, परामर्श दे सकती है, जिसके लिए वो बाध्य नहीं है। वो उसको मन में आए कि दे सकती हूं तो दे सकती हूँ, नहीं तो नहीं, कोई बात नहीं। ऐसा करते हुए यहां तक ये बातें थी जो आपको लिखी हुई सुप्रीम कोर्ट की सारी बातें जो आपको ध्यान रखनी, कोई डाउट यहां तक। और ये करते हुए आपको याद रखना, हमारे सुप्रीम कोर्ट को मैंने जो स्टार्टिंग बताया था वो तारीख याद रखना आप लोग, 28 जनवरी सन 1950 की मैंने एक बात बताई थी तुम्हें, और इसमें कहा था कि इस दिन हमारे सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी संविधान लागू होने के बाद, बताया थी कि नहीं। और फिर मैंने एक और बात तुम्हें बताई थी कि अंग्रेजों के समय में भी एक अधिनियम आया था सन 1935 का अधिनियम, ये जो एक्ट था इसके माध्यम से हमारे यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। बोलो करे थे कि नहीं करे थे, है। तो यहाँ तक कि ये जो बातें थी वो सारी सुप्रीम कोर्ट के बारे में है, वो याद रखना। हीरालाल जेकानी मैंने तुम्हें बता दिया था, जो देश का पहले मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है। और वैसे हम लोग जब एक्ट पढ़ते हैं तो हमारे देश में न्यायपालिका की स्थापना पहले कलकत्ता में हुई थी, कलकत्ता में। और वहाँ पर एलिजा एमपी जो है, एलिजा एमपी, वो एलिजा एमपी जो है वो देश के पहले मुख्य न्यायाधीश बने थे। एलिजा एमपी ये जो है वो पहले मुख्य न्यायाधीश थे, वो बंगाल के अंदर थे। ये बात सन 1773 के अधिनियम की है, जब देश में पहली बार कोई कोर्ट बनाया गया था, न्यायालय बनाया गया था। तो ऐसे करते हुए सारी चीजें थी सुप्रीम कोर्ट को लेके जो आपको प्रॉपर तरीके से याद रखनी। कोई डाउट यहाँ तक, किसी भी तरह कोई डाउट नहीं।
अब यदि कोई डाउट नहीं है तो मैंने तुम्हें सारी चीज़ें बता दी है, मैंने आपको सरकार के तीनों अंग बता दिए हैं, जो एक बहुत ही बेहतरीन जो मामला था ना, जहाँ से सबसे ज़्यादा पॉलिटी में क्वेश्चन हिलाए जाते हैं, वो सारी चीज़ मैंने तुम्हें बता दी है। और मुझे उम्मीद है आपको कोई किसी तरह का कोई डाउट यहाँ पर नहीं आना चाहिए, नहीं आएगा। अब यदि तुम्हारे लिए कोई मामला बचा हुआ है तो एक मामला बचा हुआ पॉलिटी के अंदर, और वो मामला क्या है? वो मामला है अपना संविधान का मामला, संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, इसको लेकर के। अब संविधान भी मैं तुम्हें साथ साथ चला रहा हूँ, इस मामले को भी संविधान में हम साथ साथ क्या चल रहे हैं, संविधान के अनुच्छेद हम साथ में चल रहे हैं, संविधान का अध्ययन हम साथ साथ कर रहे हैं कि संविधान में क्या लिखा हुआ है। आपको क्या पढ़ना बाकी है वो सुनो। आपको ये पढ़ना बाकी है कि संविधान कहाँ से आया था, किसने बनाया था, कैसे बना था, ये बात तुम्हारे लिए बाकी है। बाकी सारी बातें तुमने पढ़ रखी, समझ रहे हो। और संविधान का निर्माण कैसे हुआ था वो जानना जरूरी है तुम्हारे लिए। बहुत सारी बातें इसमें तुम लोग जानते भी होंगे कि हम 9 दिसंबर